नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर दीक्षित गर्ग जी, फैकल्टी दृष्टि आईएएस श्रीमान अभिषेक शर्मा जी, 2022 बैच के आईपीएस श्रीमान ऋषभ त्रिवेदी जी, 2022 बैच के आईआईएस आशीष शर्मा जी, प्रोफेसर इंचार्ज स्टूडेंट क्लब्स प्रतिभा अग्रवाल जी, सभी प्रोफेसर एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं अमरजीत और मैं कामाक्षी आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। We appreciate your presence here and welcome you all to this open seminar, which is an inaugural event paving the way to our 5-day workshop on professional proficiency, which is a joint initiative by our various clubs to inculcate different skills in students. And we know that this session will be filled with all the energy and wisdom. We now request our chief guest speakers, Dean Student Welfare Dikshit Garg sir and Professor in charge Student Club Pratibha ma'am to come on the stage for the felicitation ceremony. Please give them a huge round of applause. We request Dikshit Garg sir to present the bouquet to Mr. Rishabh Trivedi sir. We now request Pratibha ma'am to present the bouquet to Ms. Arushi Sharma ma'am. We request Dikshit Garg sir to present the bouquet to Mr. Abhishek Mishra sir. Thank you all. It's a special day for all of us, as we have the honor of welcoming some of the most esteemed members of Indian Civil Services. I extend a warm welcome to all of you. Your presence here today is a testament to your dedication and commitment towards serving the people of our country. Your tireless efforts have helped to shape the future of a nation and make it a better place for all of us. पत्थर की सिसकियां लहरों का बवंडर भी होगा। पत्थर की सिसकियां लहरों का बवंडर भी होगा। तू चलता रह मुसाफिर, आगे समंदर भी होगा। छोटे शहरों से आने वाले लोगों के हमेशा बड़े ख्वाब होते हैं। हमने यह बात तो सुनी ही है, और यूपीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छोटे शहरों से आने वाले लोगों को ऐसा ही एक बड़ा मौका देता है अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही करने के लिए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर बांदा जिले से मौजूद है ऋषभ द्विवेदी जी, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी परीक्षा में 215वीं रैंक हासिल की और उनका चयन आईपीएस सर्विस में हुआ है। उनका यूपीएससी का सफ़र सचमुच बेहद ही प्रेरणादायी है। मैं श्रीमान ऋषभ त्रिवेदी जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। Please welcome him with a huge round of applause. Thank you, दृष्टि and NIT for inviting me. आप कितने लोग हैं? सब इंजीनियर ही हैं? कोई नॉन इंजीनियर है? तो I am odd one out because I am not an engineer. I am a lawyer by profession. Let me tell you about my academics कैसा रहा कि I belong to a district बांदा, जो बुंदेलखंड इलाके में। कितने लोग हैं बुंदेलखंड से? इधर कोई है? बांदा से है? चलो बढ़िया, मिलना बाद में। तो उसके बांदा में थोड़ा एक इशू होता है माइग्रेशन का। काफ़ी लोग होंगे जो कुरुक्षेत्र से नहीं होंगे। एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्योंकि लोग क्यों आते हैं अपना घर छोड़ के? क्योंकि एजुकेशन नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, या स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होती। ये बहुत बड़ा इशू रहता है। तो उसका भुक्तभोगी मैं भी था एक, है ना। सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल है ना? तो उसका इशू ये रहा कि मेरी पढ़ाई पूरी मोस्ट ऑफ द टाइम कानपुर से हुई है। कानपुर से कितने लोग हैं? हाँ, आप लोग भी मिल लीजिएगा। तो फिर उसके बाद कानपुर से जब 12th ख़त्म हुआ तो मैं क्लेट का एग्ज़ाम सुना होगा आप लोग ने। तो क्लेट दिया, फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में 5 साल पढ़ा। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट सो दैट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बन जाए। उसके बाद में 5 साल के बाद 2018 में ख़त्म हुआ मेरा लॉ। 5 साल का होता है, काफ़ी बड़ी डिग्री होती है। 4 साल की डिग्री कितने लोगों को बड़ी लगती है? लगती है। 4th ईयर के कितने लोग हैं इधर? क्या कर रहे हो? उधर पढ़ाई कर। 3rd ईयर के कितने लोग हैं? चलो बढ़िया। तो और 1st ईयर के? तो अब कितने लोगों को सिविल सर्विसेज में जाना है?
और कितने लोग को आईपीएस में जाना है? आईपीएस बुरा हुआ है क्या जीवन में कुछ? तो और आईएएस में कितने लोग? आईएएस में फॉरेन सर्विस में? यार इतने सारे लोग सिविल सर्विस वाले हैं, कम कम लोग आए हो पूरा सैंपल में, अभी कम लोग हाथ उठा रहे हैं। फोर्थ ईयर तक आते आते थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत हो जाती है। मैं फिर से आ जाता हूँ अपना थोड़ा सा करियर ग्राफ में बताने में। तो 2018 में लॉ ख़त्म हुआ, फिर मैंने कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी लॉ फर्म थी दिल्ली में ही, उधर ज्वाइन किया 6 महीने के लिए टू गेन कॉर्पोरेट लाइफ स्टाइल। 6 महीने में छोड़ दिया था। आप लोगों ने कार्ल मार्क्स का एक कोट सुना होगा, गिव मी अ ब्लड सकर आई विल गिव बैक टू अ कैपिटलिस्ट। वो खून चूस लेते थे 16-16 घंटे, तो बहुत काम कराते थे। नॉट दैट कि काम कराते थे बुरा लगता था, जस्ट दैट एक कॉलिंग थी कि सिविल सर्विस में एंट्री लेनी है। उसके बाद में आई लेफ्ट द जॉब और 2019 में पहला अटैम्प्ट था एंड उसमें मेंस तक पहुंचे थे, फिर नहीं हुआ। फिर दूसरा अटैम्प्ट आपका कोविड काल में हुआ, फिर तीसरा भी कोविड पे हुआ जो 2022 का ओमिक्रॉन थी, तब जाके तीसरे अटैम्प्ट में निकला। तो कितने लोग चाहते हैं कि पहले अटैम्प्ट में निकले? सभी चाहते होंगे ना। कौन है जो नहीं चाहता? तो सभी चाहते हैं कि पहले अटेम्प्ट में निकले, बट द पॉइंट वुड बी कि एनआईटी में पढ़ाई रिग्रेसली होती है ना, मेहनत कराते हैं टीचर बहुत। तो अगर मेहनत करा रहे हैं टीचर तो इसका मतलब है कि सिविल सर्विस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कारण उसका बहुत बड़ा ये होता है कि इस एग्ज़ाम में एक समय के बाद नॉलेज मेरिट टैलेंट इक्वल हो जाता है अगर आप सिंसियर बच्चे हैं, ठीक। फिर उसके बाद में आपका मेंटल परजीवरेंस कितना है, इमोशनल परजीवरेंस कितना है, क्योंकि बहुत अप डाउन होता है। 3 साइकिल में एग्ज़ाम होता है, हम लोग का क्लैट की तरह एग्ज़ाम तो होता नहीं है कि 2 घंटे में हुआ और रिजल्ट आ गया। तो हर स्टेज में, क्योंकि लाइफ भी चल रही है ना आपके साथ में, और इसमें भी अराउंड मोर देन 100 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सब इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आप लोगों को उससे डरना नहीं है, पर एट द सेम टाइम अपने गोल पे कमिटमेंट, डिवोशन, डिटर्मिनेशन रहना चाहिए कि हाँ मुझे एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना है, दैट इज़ देयर, है ना। बहुत लोग होंगे हार जाते हैं काफ़ी, बट आप लोगों ने एक मीम चलता है ना, ग्राफ चलता है कि 2 इंडिविजुअल थे और वो माइनिंग कर रहे थे कोयले की खदान में। 2 लोग आखिरी तक पहुँचे, बट एक जो पहुँचने वाला था वो रिटर्न कर गया, बट दूसरा खोदता चला गया, उसको तुरंत सोना मिल गया। बट वो थोड़ा सा सोना नहीं, हीरा, क्योंकि कोयले की खदान में आपको हीरा ही मिलेगा। तो थोड़ा सा उसमें ये है कि लगे रहिएगा अगर आप लोग एंट्री करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं कि एग्ज़ाम का, अब आप लोग को सब पता ही है कि किस तरीके से होता है प्री मेंस इंटरव्यू, राइट। तो कितने लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है अभी? सच बताना, नहीं झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे यार तुम पढ़ने लगे, झूठ बोल रहे थे हमसे। आप लोग बताओ कितने लोग स्टार्ट कर दिए, एटलीस्ट सिलेबस जानते हो, स्ट्रक्चर जानते हो उसका। फर्स्ट ईयर वाले कितने लोग देख लिए हैं सिलेबस? नहीं देखे? बढ़िया है, कोई बात नहीं, देखना नहीं, क्योंकि कॉलेज की लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है ना। क्योंकि वाई एम टेलिंग ऑल दिस, थोड़ा सा वो रूटीन की तरह नहीं बता रहे हैं कि प्री में ये करो, मेंस में ये करो, इंटरव्यू में ऐसा करो, वो खुद पता चल जाएगा। बट आई हैव लिव्ड द कॉलेज लाइफ। तो कॉलेज लाइफ में ये होता है कि वो रियल लाइफ है, क्योंकि मेरे भाई भी इंजीनियर है आईआईटी में। तो जब 4th ईयर में निकलने वाला था, वो टीचर से पूछता है अपने प्रोफेसर से कि सर मैं सीखा क्या हूँ? तो टीचर कहता है कुछ सीखे ना हो आईआईटी में, जीवन जीना सीख लिए हो। तो आईआईटी इंजीनियरिंग में पढ़ाई में ऐसा रहता है, थोड़ा सा रिगर रहता है, बट एट द सेम टाइम आप लोग को ध्यान देना है कि जब आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे इंजीनियरिंग की, तो ये इंजीनियरिंग की लाइफ को मिस आउट मत कर जाना, क्योंकि ऐसा कंपटीशन थोड़ा सा क्या होता है, हम लोग निगेटिव कंपटीशन बना लेते हैं कि यार इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है। पर एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाओगे तो दैट कंपटीशन रेज हो, क्योंकि निगेटिव कंपटीशन की होड़ बहुत ज़्यादा होती है, इससे अनहेल्दी लाइफ स्टाइल बन जाती है, हम लोग बहुत सारी चीज़ में इंडल्ज कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो हेल्दी कंपटीशन, अच्छा फ्रेंड सर्कल, ये बहुत हेल्प करता है, ठीक। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट में मैंने 2019 में साथ में जब मेरा मेंस चल रहा था मैंने स्टार्ट कर दिया था टू मेंटेन दी सैनिटी। क्योंकि कई बार होता है यूपीएससी में इतने झुकाव होते हैं आपके लाइफ में, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सैडनेस, दुनिया भर के डिसऑर्डर्स आ सकते हैं मेंटली। तो उससे क्या हेल्प मिली? आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन कर लो, तैयारी करो, इट्स योर कॉलिंग, बट व्हाई आई डिड दिस, बिकॉज आई न्यू कि अगर नहीं करेंगे तो मेंटल बैलेंस थोड़ा सा हिलेगा, क्योंकि डाउनवर्ड स्पाइरल क्रिएट होता है इस एग्जाम में अगर आप फेल होते चले गए, क्योंकि बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेज, फिर चक्का चालू होता है फिर से पहले में। अगर आप तीसरे में निकल गए, पहले में खड़े हो गए, दूसरे में निकल गए तो फिर प्री दो। अब इस बार क्या हुआ है, अभी हम लोग आईपीएस बने हैं, आरुषि इंफॉर्मेशन सर्विसेज में, दोनों का एग्जाम निकला है, बट फिर से दे रहे हैं
आईपीएस के बाद अभी 21 मार्च को मेरा इंटरव्यू हुआ, आरुषि का होने वाला इंटरव्यू अभी। ऑल द बेस्ट हुआ, सब लोग ऑल द बेस्ट कर दें, ज़्यादा सही रहेगा। तो तो वो चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा वाई आई ज्वाइन द सुप्रीम कोर्ट, रीज़न बीइंग आप लोग ने हिजाब के सुना होगा। आई वॉज असिस्टिंग रंजीत कुमार सर, काफ़ी सीनियर है। उसके बाद में AWS में भी आई वॉज देयर फॉर द टाइम बीइंग। बट जब IPS अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ी, सर्विस में थोड़ा फॉर्मली इंडक्ट हुए, तो आप लोग साइमल्टेनियस एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो सकते। वकील भी हो और पुलिस भी हो, अरेस्ट कर रहे हो, छुड़वा भी दे रहे हो ना, ऐसे नहीं चलेगा। तो उसके बाद में डॉक्टर भी हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुद बना रहे हो, चार्जशीट फाइल कर दे रहे हो, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है उसमें। कहने का मतलब ये कि आई डिड दिस थिंग कि थोड़ा सा बैलेंस बना रहे माइंड में। और फ्रेटर्निटी से अगर आप, क्योंकि इंजीनियर और मैनेजमेंट वाले होते हैं, अगर वो 4-5 साल मार्केट से बाहर रहे तो इशू आता है कि री एंट्री जो बैरियर होता है वो बहुत हाई होता है ना। एक बार मार्केट से चले गए तो ट्राई करना कि दोनों चीज़ अगर मैनेज हो जाएं आफ्टर सर्टेन अटेम्प्ट सेकेंड ईयर, तो उसको थोड़ा सा दोनों चीज़ करने लगना। ये बस प्रील्यूड था। अब क्या करते हैं, स्टेज को ओपन कर देते हैं, वुड बी मच बेटर, है ना, कि आप लोग के जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस होंगे, ठीक, कितने लोग क्वेश्चन पूछेंगे, पूछोगे ना? आई एम वेरी कंफर्टेबल इन आंसरिंग एवरी क्वेश्चन रादर देन मोटिवेट करते चले गए। लेट मी एंटरटेन क्वेश्चंस, ठीक है? और कुछ पूछना है तो आप ये लोग पूछो। तो ओपन, माइक होगा ना इधर? माइक है? माइक है ही नहीं आप लोग के पास? माइक रिवॉल्व नहीं हो रहा? माइक है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछो आप लोग, आई विल आंसर द क्वेश्चन। हेजिटेट मत करो, हेजिटेशन का टाइम नहीं है, कॉलेज में आ गए, 18 साल के ऊपर हो चुके हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट ये तो ऐसे वर्ल्ड न्यूज़ की तरफ, ऑप्शनल सब्जेक्ट बताओ भाई। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे बताएं? आप लोग इंजीनियर हो ना, तो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आरुषि बहुत अच्छे से डील करेगी, बिकॉज आई वॉज नॉट एन इंजीनियर, बट आई कैन टेल लॉ ऑप्शनल। लॉ ऑप्शनल में जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो जो बहुत अच्छी बात ये है कि साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं हमारी सर्विस में, IPS में भी, IAS में भी, पूरे इसमें 90% से ज़्यादा डोमिनेट कौन कर रहा है? इंजीनियर एंड डॉक्टर। तो आप लोग अच्छे जगह हो जहाँ पे चांसेस बहुत हाई हैं इंजीनियरिंग के होने के। सेकेंडली, बहुत सैडनेस आई थी ये सुन के, यार इंजीनियर ही यार हमारा क्या होगा, होने नहीं वाला, ये तो इंजीनियर निकालना है। दूसरी की वजह से जो मेरा लॉ ऑप्शनल था, जो मैंने 5 साल मतलब घिसा घिसा के पढ़ा है ठीक ठाक, उसमें टॉप कौन कर रहा है? इंजीनियर। हमने कहा यार क्या है कि यार कुछ भी पढ़ा तो इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ पढ़ लेंगे तो वो बहुत बड़ा इशू आया। आप लोग ओपन करो, क्वेश्चन पूछना, आई विल आंसर एवरीथिंग। सर मेरा क्वेश्चन है कि लाइक मैंने बहुत सारे आपके इंटरव्यूज देखे, तो मेरा क्वेश्चन है लाइक आपने का मतलब वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में आपने खुद को टैकल किया, तो इमोशनली स्ट्रांग कैसे बने? हाँ, इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव आंसर ही होगा हमारा, क्योंकि कैसे हुए सोचा थोड़ी ना था कि इमोशनली स्ट्रांग होना है, इसलिए क्योंकि इस टाइम ना सर कई बार ऐसा होता है लाइक सिचुएशंस मतलब ऐसे हो जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो ठीक है आता है, हाँ, बट उस कंडीशन में ऐसा होता है कि लाइक अब कुछ नहीं होगा, अब होता है। तो आपका सवाल ये है कि आप इमोशनली कैसे अपना बैलेंस, मेंटल कैसे बैलेंस करेंगे sir? मेंटेन कैसे करें? यार आई कैन टेक द लिबर्टी कि मेरे साथ हुआ क्या है, बिकॉज आई टोल्ड इन अ वेरियस प्लेटफॉर्म ऑफ पब्लिक नॉलेज में भी है अब। तो मेरा जब पहला मेंस हुआ 2019 में, सर से आई शेयर अभी थोड़ा देर पहले, अभिषेक सर से, तो 2 दिन पहले मेरे दोस्तों के खिलाफ कुछ केसेस हो गए थे मेंस के 2 दिन पहले। तो आई वॉज डिफेंडिंग, और इमोशनल सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा दोस्तों को, बहुत पुरानी हिस्ट्री थी उसकी वजह से केस हो गया उसका, बहुत 2-4 लोग थे, तो बिल्कुल मेंटल डिसरप्शन आया। फिर कोविड चालू हो गया 2020 में, तो बाय दैट टाइम 2020 का जो मेंस था वो 21 में चला गया जनवरी में। मेंस के 15 दिन पहले आई लॉस्ट माई नाना, ठीक, उससे बहुत ज़्यादा मेंटल डिसरप्शन है, लिखो आंसर तो याद आना। 5 महीने में आई लॉस्ट माई फादर डेल्टा वेव में। तो बहुत सारे इश्यूज आए लाइफ में कि जहाँ पे मेंटल डिसरप्शन हुआ, और इट वॉज नॉट वेरी इजी कि आप पढ़ते जा रहे हो तो ऐसा लगने लगा यार आई एम वेरी सेल्फिश, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे घर के फैमिली मेम्बर नहीं बच रहे, है ना, ये परमानेंट लॉस हो रहा है। बट दैट इज़ हाउ लाइफ इज़, है ना। तो आपका मूल क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन इज दिस, हाउ यू हैव हैंडल्ड योर सेल्फ, है ना। तो हैव ट्रस्ट इन लाइफ दैट यू हैव टू लिव द लाइफ एंड यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली। थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला अप्रोच लाओगे ना तो इमोशनल बैलेंस मेंटेन रहेगा। अगर आप ये सोचोगे कि हाँ यार मेरी दिक्कत है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है, तो उसमें फंसते चले जाओगे। अब उसके लिए करना क्या चाहिए, अच्छा सर्कल बनाओ जो आपके दुख दर्द को समझे, मजाक न उड़ाए उसके ऊपर, है ना।
फैमिली से कनेक्टेड रहना चाहिए। अब आप लोग के साथ आई विल टेल यू, क्योंकि सबकी कॉलेज लाइफ सेम ही होती है, फर्स्ट ईयर वालों को लेकर फोर्थ ईयर वालों तक क्या होता है, धीमे धीमे हम लोग पेरेंट्स से बात करना बंद कर देते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। होता है बहुत ज़्यादा, हम लोग जानबूझ के फ़ोन नहीं उठाएंगे, फ़ोन बज रहा होगा, सब लोग करते हैं, मैंने भी किया है। तो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग कि आप लोग एक ही जगह है जहाँ पे आप घूम फिर के कई गलती करके साथ जा सकते हो, वो है फैमिली। तो उसको मत छोड़ो प्लीज़, वो बहुत बहुत दिक्कत होती है अगर आप बिल्कुल ही अनग्रेटफुल एटीट्यूड रखोगे फैमिली के लिए। तो इमोशनल सपोर्ट के लिए फैमिली इज़ इंपॉर्टेंट, अगर अच्छे लोग हैं फैमिली में सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि समस्या भारतीय समाज में ये है कि हम लोग अपनी इमोशनल प्रॉब्लम फैमिली में शेयर नहीं कर पाते, इसलिए बाहर का कोई ढूंढते हैं, लड़का या लड़की, ठीक। तो वो सब चीज़ें इट्स वेरी थिन लाइन कि आपको कैसे मैनेज करना है। बहुत सारे तरीके हैं, मेडिटेशन लोग बोल देते हैं योगा करो, यार वो बहुत ही कॉस्मेटिक आंसर है, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक आंसर है कि योगा कर लिया, हमसे नहीं हो पाता भाई। हम तो बैठ भी पाएंगे, नींद आ जाएगी। मेडिटेशन में बैठे 5 मिनट नींद आ गई, फिर कहें यार फिर से स्ट्रेस आ गया, फिर मेडिटेशन कर लेंगे, ये थोड़ी ना होता है। तो अब बात ये है कि आप एटलीस्ट कन्वर्सेशन तो कर पाओ। तो द फर्स्ट थिंग टूवर्ड हैविंग द इमोशनल बैलेंस, आप कन्वर्सेशन करो, ठीक। और एट द सेम टाइम इतना ट्रस्ट वर्दी हो सामने वाला कि आपको सुन रहा है या सुन रही है ना। सॉल्यूशन के लिए नहीं कोई चाहता कि सॉल्यूशन चाहिए इसलिए बात कर रहे हैं, जस्ट सुनने वाला तो हो कोई। कि आइसोलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो फर्स्ट आंसर, फर्स्ट रिप्लाई वुड बी लाइक अ लॉयर, कन्वर्सेशन स्टार्ट करिए। सेकेंड थिंग कि ट्रस्ट वर्दी इंडिविजुअल हो जो आप पे ट्रस्ट करे, बिकॉज मजाक बन जाता है आपकी, जब वो समस्या उसकी नहीं होगी ना, तब तक आपकी समस्या को मजाक की तरह ले लेते हैं काफ़ी लोग। इसलिए ट्राई करिएगा कि ग्रुप में ना शेयर करिए, क्योंकि ग्रुप में मजाक ही चलता है। आप कोई भी ग्रुप बैठा लीजिए, बहुत सीरियस कन्वर्सेशंस बहुत रेयरली मिलेंगी इमोशनल में। तो आप कोई एक इंडिविजुअल ऐसा ढूंढिए, फ्रेंड हो जिसे आप शेयर कर सकें। कन्वर्सेशन इज द फर्स्ट स्टार्टर, सेकंड फाइंडिंग दैट इंडिविजुअल। बट ये मत करने लगा कि भाई हमें ढूंढना ही है, तो ये भी थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। तो एट द सेम टाइम ये भी रखिए कि आप डेट मच इतना स्ट्रांग बनिए खुद ही में कि शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली कॉस्मेटिक सा नहीं लग रहा कि आपकी प्रॉब्लम है, आप दूसरा ढूंढ रहे हैं बताने के लिए कि यार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। चलता है ऐसा, गुड थिंग, बट द पॉइंट वुड बी कि हैव दैट सेल्फ सफिशिएंसी इन यू, कि आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बने, फैमिली से अटैच रहें, कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, काफ़ी इमोशनल इश्यूज उधर ही सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा आंसर, बड़े तरीके से बताया हमने, बस ठीक है, इतना ही है। और किसी को क्वेश्चन पूछना हो? हाँ हाँ पूछो। यार वो देखो, इट डिपेंड्स ऑन यू। अपना बताएं तो थर्ड ईयर के बाद आई डिसाइडेड कि यार कुछ ज़्यादा हो रहा है। ऐसा भी मैंने अपने भाई से बोलने लगा कि यार पैरासाइट की तरह लग रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, कुछ हेल्प नहीं कर रहे फैमिली को। अगर आपकी फैमिली सेल्फ सफिशिएंट है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और आपको लग रहा है कि आप कर लोगे, क्योंकि यार अंदर से पता चल जाता है। प्री का एग्जाम होने वाला है अभी, कुछ लोग हैं जो प्री देने वाले हैं, बताओगे नहीं वैसे, बढ़िया है, तो ऑल द बेस्ट। मेन चीज़ ये है कि उसी दिन आपको पता चल जाएगा, इंट्यूशन हो जाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको पता चल जाएगा आफ्टर सर्टेन टाइम इस एग्जाम में कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है, ट्रस्ट है, क्योंकि फेलियर आएगा, कई बार फेलियर आया, मेंस में ही अटकता था, तो लगने लगा यार नहीं निकलेगा, बट लगे रहे ना, निकला। बट एक रियलिटी भी है इस एग्जाम में कि 10 लाख लोग, 11 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 5-6 लाख लोग अपीयर करेंगे, 10,000 लोग प्री में निकालेंगे। तो 11 लाख से सीधे कितने बचे? 10,000। तो अट्रीशन रेट बहुत हाई है इस एग्जाम में, तुरंत मतलब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। बट उससे नहीं घबराना है कि 10,000 लोग बचेंगे तो मैं तो भाई 10,90,000 में आता हूँ, ऐसा नहीं मानना है ना। मानना है कि कर सकते हो, बिकॉज एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन में कहीं ये तो नहीं लिखा भाई नहीं निकलने देंगे तुम्हारा, नहीं लिखा ना, बनाया ही गया है नोटिफिकेशन ऐसा कि भाई एग्ज़ाम निकालना है। तो इसलिए यूपीएससी ने बनाया इस तरीके से है एग्ज़ाम, क्योंकि आप इमेजिन करो ना, एग्ज़ाम टफ है इसलिए आप ऐसे बैठ जाओ, एग्ज़ाम टफ है इसलिए आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो, क्यों टफ बनाया गया है, और दूसरे एग्जाम क्यों थोड़ा सा रिलेटिवली सरल बनाए गए हैं, बिकॉज ऑफ मेंटल शियर स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में दंगे हो जाए, मान लो ना हो होपफुली, अगर मान लो दंगे हो जाएं और एग्ज़ाम आपका मान लो कि बहुत ईजी बनाया और एसपी बना दिया फॉर द टाइम भी। एग्ज़ाम का रिगर इसलिए इस तरीके से बनाया हुआ है कि आप जब रियल फील्ड में जाओ तो उस रिगर में आप हैंडल भी कर पाओ रियल सिचुएशन की। अगर आप एग्जाम का रिगर नहीं हैंडल कर सकते हो तो यार फील्ड का तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। एग्जाम को हैंडल करने से फार मोर इजी देन हैंडलिंग द पीपल अराउंड यू, और वो भीड़ को हैंडल करना है ना। तो ये सोचो कि यार एग्जाम टफ है इसलिए है, बट एट द सेम टाइम एक टाइम के बाद ये सोच लेना है कि हाँ अब मैं पैसा बहुत ले रहा हूँ घर से, इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी बहुत जा रहा है ना, और थोड़ा सा सकिंग टाइप का एटीट्यूड हो गया है, तो हाँ थोड़ा सा साइड में ले लो, क्योंकि एक बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप में आती है ना,
तो सेल्फ सफिशिएंसी बनती है कि हाँ मैं अपने आप को सपोर्ट कर लूँगा, मांगने के लिए कुछ नहीं है। तो आई वोंट से कि तुम किस अटेम्प्ट में निकालो यार, ये तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि यू आर लिविंग योर लाइफ, आई एम नॉट लिविंग योर लाइफ, तुम्हारा कोई नहीं बता पाएगा। तुमको डिसाइड करना है किस टाइम में छोड़ना है ना। सर ये कैसे पता करें कि हम जेन्युइनली यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? जैसे क्या होता है कि हम कई बार मूवी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे 8वीं क्लास में मैंने क्या 3 इडियट्स देख ली थी, तब से आगे भाई तो इंजीनियर बनना है। सिमिलरली की जो रियल लाइफ आगे चल रही है कि भाई यूपीएससी की तो इतना फेम होता है, रॉयल्टी, तो क्या हम उस फेम पर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर सही में हम रियली चाहते हैं कि यूपीएससी की तरफ जाएं? 50% दुनिया, हम लोग ये कहते हैं, मतलब जितना सुना है कि पॉपुलेशन के साथ इशू क्या है, 50% पॉपुलेशन इम्प्रेस करने में अपना टाइम वेस्ट कर देती है, 50% इम्प्रेस होने में। ये मत करना है ना, कि जेन्युइनली कैसे पता चलेगा, जब तक उस जिस चीज़ को चखोगे नहीं तब तक तो बस पता नहीं चलने वाला कोई भी चीज़, है ना। तो ये बहुत फेक होगा आंसर कि यार देखो इंजीनियर हो, एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ रहे, तुम तो पक्का निकलोगे। यार आईएम अहमदाबाद वाले, एम्स वाले भी नहीं निकल रहे। बहुत सारे लोग हैं जो नॉन आईएम अहमदाबाद के, नॉन एम्स के, नॉन आईटी हैं, वो निकाल ले रहे हैं। हम लोग तो कंपेरिजन, यार ये निकाल लिया, हम क्यों नहीं निकाल पाए? हमें तो लग रहा था हम ही निकाल पाएंगे, क्योंकि एक बार जब एनआईटी निकाल लोगे, आईटी निकाल लो, क्लेट निकाल लो, तो फर्स्ट ईयर वालों को सबसे पहले लगता है यार हर एग्जाम निकलेगा। अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको डिफरेंट स्किल की रिक्वायरमेंट्स है, जो बोला था स्किल सेट है, तो वो स्किल सेट आपको तब पता चलेगा जब आप घुसोगे उस सर्कल में, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में खड़े हो, कि क्या एज है तुम्हारी, 18-19 होगी, है ना। तो ट्राई करना कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लो आप लोग, कि भाई पहले से स्टार्ट कर लो समझना इस एग्ज़ाम को। काफ़ी, जैसे हम लोग की 5 साल की डिग्री होती है, तुम लोग की 4 साल की, एमबीबीएस वालों की 5 साल की, और जो बीए वाला है, बीए वाली, उनका 20 साल में हर मतलब हो जाता है एग्ज़ाम। तो वो लोग लग जाते हैं उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत पहले से ही, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, अगर वो कॉन्शियस है अपने फ्यूचर को लेके। हम लोग को यार 4th ईयर तक समझ में नहीं आता है, तुम लोग को 3rd और 4th ईयर तक नहीं समझ में करना क्या है, तब तक हो चुके होते हैं 22-23 साल के। तो ट्राई करो कि थोड़ा धीमे धीमे इस एग्ज़ाम के बारे में पढ़ने लगो। लग रहा है कि यार इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत फंडामेंटल इंटरेस्ट ये इस एग्ज़ाम का ये बताएगा कि आप लोग मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। क्योंकि इकोनॉमी आएगी, हिस्ट्री आएगी, सोसाइटी आएगी, पॉलिटी आएगी, साइंस एंड टेक आएगी, खुद ही में एक पीएचडी हो सकती है। अगर आपको बिल्कुल मन नहीं लग रहा ना कि हिस्ट्री के अलावा नहीं निकलना है, तो आप पीएचडी के प्रोफेसर बन जाओगे हिस्ट्री में, एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी इस एग्ज़ाम में, कि हम लोग को लगता है, कितने लोग को लगता है ये एग्ज़ाम नॉलेज का है? हाँ थोड़ा, कितने लोग को लगता है कि यूपीएससी और सिविल सर्विस एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज टेस्ट करता है? अब कोई उठाएगा नहीं, पता नहीं डर गए हो क्या? ये चीज़। और कितने लोग कहता है कि मेरिट का एग्ज़ाम है, टैलेंट का एग्ज़ाम है? बहुत होशियार हो आप लोग, तीनों का नहीं है, ठीक। तो सबका निकलेगा क्या? तो नहीं है, मैरिज नॉलेज टैलेंट का नहीं है। आफ्टर सर्टेन टाइम आपका हार्डवर्क और परसिवियरेंस कितना है वो मैटर करता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में पढ़ना बहुत पड़ता है। पर आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो लोग कहते हैं वो लक है, बट लक नहीं होता है। क्योंकि हम लोग हर स्टेज में, प्री में क्या है सबको पता है ना, ऑब्जेक्टिव है, टिक लगाना आना चाहिए, सही। मेंस में 250 वर्ड लिखने होते हैं एक इशू में मैक्सिमम, वो लिखना आना चाहिए कोई भी इशू पे, और इंटरव्यू में वो चीज़ बोलनी आनी चाहिए, यही रिक्वायरमेंट है। बट हम लोग क्या करते हैं कई बार, जो लोग, आई वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम मिस्टेक, कि मेंस में, प्री में तो आई वॉज डूइंग द गुड थिंग कि भाई सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यू, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं इंजीनियर लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में, तो वही कर रहे थे, तो प्री निकल रहा था हर बार। जो सबसे टफेस्ट स्टेज है, क्योंकि प्री इज़ नॉट द स्टेज ऑफ सिलेक्शन, इट इज़ अ स्टेज ऑफ रिजेक्शन, ठीक। मेन से 10,000 जब लोग बचते हैं तो उसमें प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो आई वॉज मेंस के टाइम में जब नहीं निकलता तो उसे पढ़े जा रहे हैं, इंटरव्यू में की तैयारी में लोग पढ़ते जा रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा स्किल सेट वैसा रखना पड़ेगा। बट जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि पता कैसे लगेगा कि मैं कट आउट हूँ कि नहीं, पहली बार आप कूदी मारिए एग्ज़ाम में, सागर में गोते खाइए, तब थोड़ा सा पता चल पाएगा। और बचना है कि एक प्राइम एज में आप गोते ना खाते रह जाएं, 3rd अटेम्प्ट 4th अटेम्प्ट, पंचवर्षीय योजना बना लें 5 साल की, तो वो तब पता चलेगा। इस सब चीज़ से बच जाओगे जब आप लोग अभी से डिसाइड कर लो क्या थोड़ा बहुत मैं एनसीईआरटी की हिस्ट्री ये सब मैं पढ़ लूँ। दैट इज़ बहुत सिंपल चीज़ है, बट अभी कोई पढ़ेगा नहीं, आई नो, क्योंकि मैंने भी नहीं किया था, मुझे बोला गया था पढ़ने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता ना स्टार्टिंग में। जब बहुत आता है ना, व्हेन पुश कम टू द शव, तब हम लोग को लगता है कि हाँ पढ़ना चाहिए। ठीक है, रिप्लाई पूरा परफेक्ट नहीं था, बट समझ में गए होगे तुम, इतना तो हम जानते हैं। और किसी क्वेश्चन? सर अभी मुझे स्टार्ट करना हो तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? देखो एग्ज़ाम है ये सागर की तरह है, ठीक। और काफ़ी लोग इस सागर में कूद जाते हैं, सागर में कूद जाते हैं उनको। अब सागर में कूदने से पहले हम लोग क्या पता लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है, तो वो पता करने के लिए हम लोग को सिलेबस और
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए कि यार जब आप लोग ने अपनी आईआईटी की या आईआईटी कौन सा एग्ज़ाम कहलाता है, सॉरी नहीं पता जाता, जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, क्योंकि अब इंटीग्रेट हो गया ना AIPMT बहुत साल पहले, तो मेंस एडवांस की, तो आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा ना। हर एग्ज़ाम में रिगर यही है, सिलेबस देखिए, पता लगाइए कि कितना का इसका ये है दायरा, और उस दायरे में कितने क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। काफ़ी लोग की समस्या ये हो जाती है इस एग्ज़ाम में कि बिना जाने वो पढ़ते रह जाते हैं, फिर कहते हैं हम बाद में देखेंगे सिलेबस और क्वेश्चन पेपर, तो उधर ही फेल हो जाते हैं। तो आपको जब बिगिन करना है, जो आपका क्वेश्चन है, किताब से मत करना, पढ़ने लग जाना। एटलीस्ट आखिरी के 10 साल के पेपर देख लो कैसे हैं और सिलेबस देख लो, जितना जल्दी देखोगे उतना बेस्ट है। फिर बाद में 9 से 12 तक की या 11-12 की कुछ NCERT पढ़नी है, जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, और उसके अंदर अंदर देखो स्ट्रेटेजी मार्केट में बहुत अवेलेबल है। आई विल टेल यू द सेम थिंग, आपको जो हम बता रहे हैं आपको बाद भी वही मिलेगा, बट पॉइंट ये कि स्टार्ट कब करो और कैसे करो, बिकॉज सब लोग बताएंगे कि व्हाट टू डू व्हाट टू डू व्हाट टू डू, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है हाउ टू डू इट। जब करने बैठते हैं तो यार सर ने तो बोला था यार ये कर लो, यार हो ही नहीं रहा अभी ये, तो वो आ जाता है गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल। तो काफ़ी लोग क्वेश्चन आएगा कि कोचिंग या नॉन कोचिंग, ये सब चीज़ें तो आप लोग पूछ सकते हो बाद में, बट बिगिनर के लिए NCERT है, पर उसके पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, उन क्वेश्चन उसका था, एक एक करके पूछ। इंजीनियरिंग में नहीं जाएंगे तो करियर ब्रेक आ जाएगा, फिर उसके बाद कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हाई है। वैसे ऐसा सोचना कि नहीं निकलेगा ये तो गलत है, लेकिन फिर भी कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हाई है। नहीं निकला तो क्या करें? यार नहीं निकला तो क्या करें, हमारे पास तो था यार सुप्रीम कोर्ट, हम तो कर लेते। ठीक, तुम्हारे केस में सेल्फ डिफीटेड एटीट्यूड तो मत लाओ, क्या नहीं कर पाएंगे। द वर्स्ट थिंग विच एन इंडिविजुअल कैन डू हिमसेल्फ टू हर और हरसेल्फ इज हैविंग द एटीट्यूड ऑफ डिफीट, तो ये मत लाना। जब स्टार्ट करना तो ये जरूर कहना कि यार हो जाएगा इस एग्ज़ाम में, बट अब हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन का जवाब दिया था कि यार री एंट्री नहीं हो पाएगी, है ना, मार्केट में बहुत इश्यूज होंगे, ज्वाइन करना चाहिए, प्लेसमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यार हमने लिया था, आई टुक दी प्लेसमेंट और 6 महीने काम किया था, और अब सफिशिएंट सेविंग हो गई थी, 9 लाख रुपए की सेविंग हो गई थी 6 महीने में। आई एम ओपन इन टेलिंग दी स्टेट्स। तो 1.5 साल तक चला लिया था अपना काम पढ़ाई का, है ना। तो अपनी फ्रेटर्निटी से थोड़ा सा कनेक्टेड रहना इंजीनियरिंग में। अपने तो आपके दोस्त होंगे ना, वो काम कर रहे होंगे, है ना, वो आपको लात नहीं मारेंगे कि यार तुम्हारा नहीं हुआ अब तुम्हें नहीं लेंगे, तुम तो सिविल सर्विस तैयारी कर रहे थे, ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ा सा टच में रहना अपने दोस्तों से कि आप वापस प्लेसमेंट ना लेते हुए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इधर जिनका सिविल सर्विस में, कितने लोग, आपको क्या लगता है कि सिविल सर्विस में सब लोग सक्सेस नहीं होते ना, बट क्या उनका जीवन खत्म हो जाता है, कुछ ना कुछ चलता है ना। और सबसे ज़्यादा इंजीनियर एग्जाम देते हैं, राइट फ्रॉम क्लरिकल एग्जाम टिल UPSC। कौन टॉप कर रहा है पहले रैंक में? मोस्टली इंजीनियर टॉप कर रहा है ना, विच मीन्स कि बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा दिखेंगे भी, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि और उनका सबसे ज़्यादा फेलियर रेट भी होगा, तो फेलियर रेट का मतलब ये थोड़ी ना कि सब लोग फेल्ड हैं अपनी लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फेल हो गए तो फिर एग्जाम में स्टार्ट नहीं करना, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। एक्सपेरिमेंटेशन तो चाहिए ना जीवन में, तो UPSC इज द बेस्ट। एक्चुअली ना सर, सॉफ्टवेयर फील्ड में ना, जैसे हम इंजीनियर्स हैं, तो अगर करियर ब्रेक आ जाए ना, तो उसके बाद जब कंपनीज में अप्लाई करते हैं तो जिनके पास करियर ब्रेक होता है ना, उनका रिज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं होता है। तो एक्चुअली मैं ये जानना चाहता था कि करियर ऑप्शंस आप बता सके, उसके बाद कहाँ जा सकते हैं? आरुषि बताएगी तुम्हारा, क्योंकि शी हैज़ बीन एन इंजीनियर, है ना। अब करियर ऑप्शंस क्या होंगे? लॉ कर लेते हैं काफ़ी लोग, थोड़ा लॉ कर लेते हैं काफ़ी लोग। देयर आर मैनी इंजीनियर्स हु आर वेरी गुड लॉयर्स, क्योंकि इंजीनियरिंग में थोड़ा लॉजिक में चलता है ना, और लॉ में लॉजिक बहुत अच्छा हेल्प करता है। ठीक, बहुत सारे लोग हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो उन्होंने लॉ कर लिया। लॉ इज़ अ गुड फील्ड अगर करियर चॉइस में बतानी है तुम्हें, बट द पॉइंट वुड बी कि लॉ, फिर तुम लोग हमसे सवाल पूछ सकते हो कि आपके लॉ में नहीं रहे, क्योंकि लॉ में इस्टेब्लिश होने में टाइम बहुत लगता है ना। इंजीनियरिंग में आपको सैलरी तुरंत आने लगेगी। थोड़ा सा इसमें आई वुड आस्क आरुषि कि आपको बता दे कि करना क्या है, उनसे पूछ लेना फिर क्वेश्चन, है ना। Actually, now more than 10 lakh people are writing the exam, and only few under finally they are selected. So since the success rate is very low, so like I don't think that for the person who got 1,000 rank and 2,000 rank, there is no much difference in their skill set and other things. Okay, sometimes it may be like on that day interview day he may be perform one better or something like that. Since the success rate is very low, so what is like selecting, spending our young age 3-4 years for this, and mostly the chance is very less.
So and then again diverting the means trying for some other job. Will it be an intelligent decision? Because if there is a economic support in your family, then it's okay. So for most of people are like the first generation, so they need to support their family and all. So I just want to ask, because I am the faculty, many people like my relatives, my friends, they are asking, so what can we do? How can we prepare it? Whether it will be a good answer, decision to prepare it for a spend for 1 year. And only we know like success thing. Okay, many people like to qualified in first attempt or see qualified in second attempt, something that stuff is easy. So I know many friends, they tried a lot and they are end up with something else. Just I want to know that whether like taking decision to prepare 5, 6 years will be intelligent. The question is this कि whether it is an intelligent decision to go for this examination, because the sample is very high where people around us have, most of them have failed in this examination and they realized after 6 years they should not have given in the first place. बट वो रियलाइजेशन 6 साल बाद होगी ना. अगर मान लीजिए निकल जाता है एग्जाम थर्ड ईयर में तो आप कहोगे इंटेलिजेंट था, ठीक. नहीं निकलता इंटेलिजेंट नहीं था. इतना बाइनरी तो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन में भी ह्यूमन स्पीसीज के जो चांसेस थे ह्यूमन में टर्न करने के लिए वो भी 0.001% थे. प्राइम मिनिस्टर बनने के भी बहुत कम चांसेस होते. इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नहीं बनना चाहता कोई. तो हम लोगों को तो पहली चीज़ ये रखनी है ना कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव इतना होना चाहिए कि कॉम्पिटेंट जनरेशन क्रिएट करें. माना कि आप नहीं एग्ज़ाम निकल पाएंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मीडियोक्रिटी को हम लोग प्रमोट करेंगे. माना ये भी बहुत रियलिटी है कि बहुत लोग के फाइनेंशियल हिकअप्स होते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं, इमोशनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं. घर में आई नो मैनी बैचमेट्स ऑफ माइंड जिनको डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ा, जिनके परिवार ने नहीं सपोर्ट किया. फीमेल की अलग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मेल की अलग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, सोसाइटल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं. बट इसी में तो हम लोग सब जीते हैं ना अल्टीमेटली. उसमें तो अलग हो नहीं सकता कि आप अलग कर लें. तो चाहे बच्चे में भी, बच्चों के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं बट वो लोग पढ़ते हैं, तो इश्यूज़ हैं इसमें. बट हम लोग ये नहीं कह सकते कि दूसरे करियर में एंड अप होना है कि नहीं होना. इट्स ऑल अबाउट वेदर डू यू वांट टू गिव दिस एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट प्लेस. इफ द आंसर इज यस, यू शुड. पहली चीज़. सेकंड, वेदर इट वुड बी ए इंटेलिजेंट डिसीजन कि इस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम नहीं निकलेगा बिकॉज बहुत लोग का नहीं निकलता. नो, इट्स नॉट अ राइट क्राइटेरिया. अच्छा मूल्यांकन आप नहीं कर रहे हो कि एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए. एग्ज़ाम निकलने के लिए ही बनाया गया है. ऐसे तो एग्ज़ाम आईआईटी में तो बहुत सारे लोग बैठते हैं, बट लोग एग्ज़ाम देते हैं ना. तो एग्ज़ाम तो देना चाहिए जिनको पसंद है एग्ज़ाम देना. ये ना सोचिए कि यार इतने सारे लोग फेल कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक चीज़ बताएं, 10 लाख लोग, 11 लाख लोग तो जनता है जो फॉर्म भर रही है. 5 लाख लोग अपेयर कर रही है, बट सिंसियरली सिर्फ 1 लाख लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं. सिर्फ 1 लाख लोग. 1 लाख के साथ कॉम्पिटिशन है. बट बाई डिफ़ॉल्ट यू डू नॉट कंसीडर कि हाँ 1 लाख में हम लोग आ जाएंगे. आपको मेहनत करनी पड़ेगी. हैव दिस कॉन्फिडेंस कर लोगे. फिर थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. फिर अगर आपको लग रहा है थर्ड ईयर में कि हाँ ये इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं थी बिकॉज मेरा नहीं हो रहा है, यू आर राइट और यू मे बी रॉन्ग, क्योंकि आपका हो जाएगा. तो आउटकम से हम लोग इंटेलिजेंस नहीं जज करना चाहिए. पहली चीज़ कि जो आउटकम हो गया, क्योंकि देयर वुड बी मैनी पीपल हु हैव नॉट क्लियर दिस एग्जामिनेशन, दे आर फार फार बेटर देन अस, जिनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी हम लोगों से. तो हम लोग को ये पर्सनालिटी जज करना, इंटेलिजेंस जज करना, एग्ज़ाम है इंटेलिजेंस का बट इतना बड़ा फैक्टर नहीं है इंटेलिजेंस का. एक बार जो तैयारी, आप जैसे आप फैकल्टी में बताएं, शायद आपने भी तैयारी की होगी या करना चाह रहे होंगे, ठीक, इट्स नथिंग रॉन्ग. बट द पॉइंट वुड बी, क्या हम लोग इस जस्ट इतना ही टनल व्यू रखें कि इंटेलिजेंस जज कर लें 3 साल में आउटकम में? क्योंकि सोसाइटी इस तरीके से बनी हुई है कि हम लोग स्टिग्मेटाइज कर लेते हैं फेलियर को, और हम लोग टैबू की तरह मानते हैं यार ये फेल हो गया तो कोई काम का नहीं है, ये अगर सक्सीडेड है, ये सक्सेसफुल है, तो हाँ ही शुड बी वर्शिप्ड. इस तरीके से अगर एटीट्यूड रखेंगे तो फिर तभी तो इंडिया में स्टार्टअप कल्चर इतना अच्छा नहीं हो पा रहा. क्यों नहीं हो रहा? इतने सारे इंजीनियर के स्टार्टअप नहीं जा सकते थे? जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग फेलियर को इतने गंदे तरीके से देखते हैं. इन दी फर्स्ट प्लेस उनका साइकोलॉजिकल डिफीट हो जाती है. हम तो कह रहे हैं कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करें वो अच्छा स्टार्टअप खोल सकते हैं, क्योंकि फेलियर रेट बहुत हाई है. आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सैनिटी लाइए थॉट में कि तैयारी करनी चाहिए. अगर सपोर्ट सिस्टम, अगर आप फैमिली मेम्बर्स जो हैं जिनको फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं और आपको लग रहा है ही और शी कैन डू प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन, आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी करिए, दैट इज़ देयर. पर इंटेलिजेंस में तुरंत नहीं जज करना चाहिए. ऐसा नहीं होता है कि आप बच्चे को बड़ा कर रहे हैं ये सोच के कि हाँ इंटेलिजेंट होगा कि नहीं होगा, गधा भी निकल सकता है. तो दैट इज़ देयर. बहुत ही क्रूड आंसर है ये, बहुत क्रूअल आंसर है. द पॉइंट इज दिस कि आउटकम से मत जज करिए. बहुत सारे आईएएस हैं, बहुत आईपीएस हैं, वो नहीं इंटेलिजेंट हैं,
बहुत सारे आई नो मेरे बैच में उनको पढ़ना पसंद नहीं था पर एग्जाम निकाल लिया उन्होंने। तो बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं, बट हाँ फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ नीडेड। सपोर्ट करना चाहिए अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हाँ अब इतना ज़्यादा हो गया, इस एग्जाम में नहीं लगाना है, तो हम लोग को थोड़ा सा स्टार्ट कर देना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग का लाइफ, जबकि फर्स्ट ईयर वाले काफ़ी लोग हैं, बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट है आपका। अगर फर्स्ट ईयर से इतना कॉन्शियसनेस आ जाए कि हाँ 4 साल बाद क्या करना है, डेफिनेटली नहीं आता है। आई बीन देयर, 12th से निकले होते हैं, पढ़ के निकले होते हैं, तो लगता है थोड़ा यार फर्स्ट ईयर एंजॉय कर लें, फिर अगर सेकेंड ईयर भी कर लेते हैं, फिर थर्ड ईयर भी कर लेते हैं, फिर फोर्थ ईयर में पता चलता है अरे यार कुछ ज़्यादा एंजॉय हो गया। तो वो चीज़ होता है, फिर बाद में रियलाइज़ होता है। अगर फर्स्ट ईयर से धीमे 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 चीज़ें हो तो वो हेल्प कर जाती है। सबकी लाइफ है, तो इंटेलिजेंस से मत जज करिए कि यार इंटेलिजेंट डिसीजन था कि नहीं था। और कोई क्वेश्चन? क्या ऑप्शन सब्जेक्ट आगे? वर्ल्ड न्यूज़ है ये तो, आगे तो पूछो कुछ। कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो? डिसाइड नहीं कर रहे? तो हम उनसे पूछ लेते हैं सवाल, लाइक अ लॉयर। ऑप्शन सब्जेक्ट इंटरेस्ट वाला लेना चाहिए? ऑप्शन सब्जेक्ट मार्क्स वाला लेना चाहिए? अरे जवाब दो ना, हाँ या ना। अगर जिसमें मार्क्स आ रहे हैं वाला ऑप्शन सब्जेक्ट लेना चाहिए, इंटरेस्ट वाला लेना चाहिए? इंटरेस्ट वाला तो एग्जाम नहीं निकलेगा। तो मार्क्स वाला लेना चाहिए। अगर इंटरेस्ट आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है इंटरेस्ट और मार्क्स, तो ले लो वाला सब्जेक्ट। बट सिर्फ इंटरेस्ट में भाग रहे हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा ना डिसीजन। एग्जाम किससे निकलेगा? मार्क्स से ना, है ना? बैठ जाओ, मार्क्स से ही निकलेगा एग्जाम। तुम चूज करना हमेशा, वो बेवकूफ़ी वाली कंसेप्ट मत जाना कि जो लोग कहते भाई इंटरेस्ट आ रहा है, जिसमें हिंदी बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, नंबर नहीं आ रहे, तो दिक्कत हो जाएगी उसमें। जिसमें मार्क्स मिल रहे हैं और आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो ना, वो ले लेना। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मार्क्स नहीं आ रहे तो बिल्कुल मत लेना। ये आंसर है। अब कौन सा है यार, वो तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से ईयर ऑन ईयर कौन से सारे ऑप्शन सब्जेक्ट्स में आपको मार्क्स रिवॉर्ड मिल रहे हैं कंसिस्टेंटली। कई सारे ऑप्शन है, जैसे पब एड है 2012 से 2019 तक, 2017 तक उनको उड़ाया गया है, पर इसका मतलब ये है कि पब एड को हमेशा उड़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू सी दी कंसिस्टेंसी, कितने में मार्क्स मिल रहे हैं और कितने में नहीं मिल रहे हैं। बट सबसे पहले क्या कंसिडरेशन हो जाएगी माइंड में? मार्क्स का या इंटरेस्ट का? मार्क्स का। ठीक, और क्वेश्चन है कोई? हाँ हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। यार बहुत सारे सब्जेक्ट है, GS 1 2 3 4, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ऐसे होता है, इंग्लिश और आपका एक लैंग्वेज पेपर होता है, वो आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें थोड़ा रिसर्च करना तुम, है ना, कोई रेडीमेड आंसर नहीं देंगे, बट जिस सब्जेक्ट में वेटेज आई है ना उसको सबसे पहले पढ़ो। जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छी आती, मतलब काफ़ी ज़्यादा आती है, तो उसको पहले पढ़ो। ठीक, आर्ट एंड कल्चर काफ़ी कम आता है, मेडिवल बहुत कम आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री और कम आती है, पर काफ़ी लोग रिवर्स कर देते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ लेंगे। ठीक, तो पर मार्क्स का आउटपुट कम हो जाएगा ना, तो इसमें रिसर्च करना जरूर कि जिसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंपोनेंट है उसको पढ़ो। ऑप्शनल में भी बहुत दिक्कत होती है। ऑप्शनल में हम लोग कई सारा वो टॉपिक ले लेते हैं, जैसे मान लो कि मेरा लॉ ऑप्शनल था, लॉ में एक है कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट, लोग उसके पीछे भागते हैं क्योंकि सबसे टफ है, बट उससे सिर्फ आना है 20 नंबर का, 30 नंबर का सवाल। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ है, उसमें आ जाता है 300 नंबर का, तो उसको मिस आउट कर जाते हैं। ये ज्योग्राफी में भी अप्लाई होता है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सब में। तो फर्स्ट आंसर ये हो गया कि जिसमें वेटेज आई उसको सबसे पहले पढ़ना है। तो रिसर्च ये तुमको करनी है कि कौन सा किस तरीके से पढ़ना है। पढ़ना तो सभी है ना, छोड़ना नहीं कुछ, पर टेस्ट पेपर में जल्दी शिफ्ट हो जाना अगर तुमने स्टार्ट कर दिया तो। एनी अदर क्वेश्चन? क्या कंसिस्टेंसी? यार कंसिस्टेंसी बहुत बोरिंग होती है, बट फर्स्ट अगर तुम्हें आना है तो कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी। विराट कोहली इतने सारे शॉट्स मारा, क्या एक ही बार में नहीं आया होगा ना प्रिसीजन। कंसिस्टेंसी से प्रिसीजन आता है, बट कंसिस्टेंसी बोरिंग लाती है। तो हम लोग क्यों छोड़ देते हैं प्रिपरेशन? क्योंकि बोर हो जाते हैं। थोड़ा सा कमिटमेंट लाइए एग्ज़ाम के लिए। आप कमिटेड बहुत लोग के लिए होते हैं, एग्ज़ाम के लिए हो गए तो वो हेल्प कर जाएगा कंसिस्टेंसी लाने में, और लॉयल्टी भी बढ़ जाएगी एग्ज़ाम के लिए। तो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, ये जो DD वर्ड्स हैं इसमें हो जाता है। कंसिस्टेंसी आ जाती है, बट हैव द सेंस ऑफ अचीविंग समथिंग, इस केस में एग्जामिनेशन ऑफ UPSC। ठीक, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, अच्छा फेलियर के बाद मोटिवेशन कैसे है? यार जब पाना होता है ना किसी चीज़ को, जब शिद्दत से किसी चीज़ को पाना है तो कायनात भी लग जाती है बीच। मेन चीज़ ये है कि यार फेलियर तो होगा ना। कौन सी चीज़ में तुम अभी तक इधर आए हो कि बिना फेल होके आ गए हो?
हाँ होता है जॉब पर। एक चीज़ और है, जिन लोग को लग रहा है इसमें बहुत सारे मैट्रिक्स बनते हैं। अगर आप फाइनेंशियली इनकेपेबल हो, ठीक, और प्रिपरेशन में घुस गए, तो आप दोनों चीज़ नहीं कर पाओगे ना। आप फाइनेंशियली केपेबल हो, जॉब और प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट है। बट पहले वाले में तो मत करना। थोड़ा सा एक फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए कि तैयारी कर लो, है ना। बट अगर आप जॉब कर रहे होते हो तो एक मुझे फ़ायदा क्या हुआ, इफ़िशिएंसी बढ़ गई क्योंकि टाइम कम था पढ़ने के लिए। तो लॉ ऑफ एवरेजेस आपने सुना होगा। मान लो कोई इंडिविजुअल है जिसके पास पूरा दिन 24 घंटा है, 12 घंटा है पढ़ने के लिए, और आई हैड ओनली 6 आवर्स। बट आई मेड श्योर कि जो 12 घंटा में पढ़ रहा है वो 6 घंटे में पढ़ लिया जाए। और अगर मान लो कि मैंने जॉब छोड़ दिया, जो कि मैंने महसूस किया है, 12 मैंने जॉब छोड़ दिया था, तो जो आउटकम मिल रहा था 6 घंटे में, वो भी 12-13 घंटे में मिल रहा है। तो तुमको ट्राई करना है कि तुम किस मोल्ड पे हो। अगर तुम आलस आ गया जॉब छोड़ के, क्योंकि होता है बहुत लोग के साथ, फिर जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। कह रहे जॉब के साथ तो एक्सपेरिमेंटेशन चलता रहता है, पर पॉइंट ये है कि जो आउटकम अचीव करना है ना, चाहे जॉब के साथ करो चाहे बिना जॉब के साथ करो, क्या चीज़ डेली गोल होने चाहिए ना, कि मुझे इस दिन इतने 50 पन्ने पढ़ने हैं, ये टेस्ट लगाना है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रादर देन ये चीज़ सोच के क्या जॉब बुरा है, ये अच्छा है, या ये अच्छा है जॉब बुरा है। वो वैसे थोड़ा बाइनरी में मत सोचो। हमेशा ये सोचो कि तुम्हारी लाइफ में अभी क्या स्टेज है। कई कई लोग होते हैं जिनको प्रिपरेशन करना होता है बट पैसे नहीं होते, बट उनके माँ बाप कहीं ना कहीं से पैसे की फाइनेंशियल मॉडलिंग या फाइनेंशियल हेल्प लेके दे डू हेल्प देयर चिल्ड्रन। बट द पॉइंट वुड बी कि वो कब तक सस्टेनेबल है उधारी लेके पढ़ना। समझ रहे हो ना पॉइंट। तो पॉइंट यही सिंपली है कि जॉब करो अगर लग रहा है रिक्वायर्ड। अगर फाइनेंशियली केपेबल हो तो शायद आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो आराम से। बट 2-3 साल में आई वुड से अगर मुझसे पूछोगे तो 2-3 साल के बियॉन्ड आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट के बाद जॉब। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत लोग हैं जो 5th ईयर में कर सकते हैं, 5 अटेम्प्ट के बाद भी घर से सपोर्ट लेते रहते हैं क्योंकि है अच्छा खासा पैसा। मेरे पास नहीं तो मैंने चालू कर दिया। आंसर मिला? ठीक। कोई दूसरा क्वेश्चन? हाँ, पॉलिटिकल इंटरेस्ट किस चीज़ का? नेता बनना है? अच्छा, इधर है, इधर होती है पारस, इधर एसोसिएशन है, नहीं है, इलेक्शन नहीं होता। काफ़ी मतलब टेस्टलेस है। बोलो। हाँ, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट में, इतने सारे नेता हैं जो आईएएस आईपीएस रहे हैं। अपने रेलवे मिनिस्टर आईआईटी कानपुर से थे ना, फिर वो आईएएस में रहे। फिर बहुत सारे एग्जाम्पल है, यशवंत सिन्हा जी आईएएस थे फिर बने। क्योंकि लॉ में आई न्यू, अपना नहीं बता रहे, रहने दो, हमारा रहने दो। आईएएस आईपीएस एक बहुत अच्छा कॉरिडोर है जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल टच रखता है ना। आपको लोगों से मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होगा 2 ही सर्विस में, ऐसी कोई और दूसरी सर्विस नहीं है इंडिया में जो इतना ज़्यादा एक्सपोजर दे लोगों से टच करने के लिए। तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? टू लीड अ क्राउड इन अ बेटर वे, जो आप समझते हो ये अच्छा विजन है कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल के हिसाब से। तो यही 2 सर्विस है जो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि आप काफ़ी एम्पलीफाइड टर्म्स में लोगों से टच कर सकते हो, है ना। फिर डिसाइड कर लो कि भाई जो तुम्हारा आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ ज्वाइन करना है। बट पॉइंट ये है कि होता है हर जगह भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। बट हाँ, आई कैन सी कि ये 2 सर्विस हैं आईएएस आईपीएस जहाँ पे अच्छा खासा कनेक्ट है पॉलिटिशियन से और लोगों से। यही तो चाहिए पॉलिटिशियन को, लोग, और तुम बहुत अच्छे इंटरमीडिएरी की तरह काम कर सकते हो। ठीक, और कोई क्वेश्चन? हाँ, दे दिया इंटरव्यू, 22 मई को रिजल्ट तक आ जाएगा, पता चल जाएगा। देखो यार, वो रिलेटिव है ना, कि आप, तुम्हें लग रहा है कि ये बन गए हैं, क्या तुम अश्योरेंस दो कि तुम आईपीएस बनोगे तो आईएएस नहीं दोगे? दे सकते हो अभी? नहीं दोगे ना, क्योंकि रूल प्रोवाइडेड है कि हम लोग दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो ये मत सोचो कि तुम रिलेटिव देख रहे हो ना हमको, तुम्हें लगता है कि ही इज़ बिकम्स वेरी सेल्फ सफिशिएंट। आई कैन टेल यू फ्यूचर में ऐसा है कि मुझे सर्विस छोड़नी पड़े तो कहोगे यार यार देखो आईपीएस बन गया तो सर्विस छोड़ दी। अपने हिसाब से सोचो चीज़ें कि अभी तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हें कहाँ जाना है, दूसरों की लाइफ में क्या रखना है। दूसरे की लाइफ में कंपैरिजन मत किया करो ज़्यादा, अपनी लाइफ में जियो एंड ट्राई टू इम्प्रूव डे बाई डे, पोजीशन बाय पोजीशन। दूसरों का कंपैरिजन होता है, रिलेटिव कंपैरिजन बहुत ईजी, इसके पास ये, इसके पास ये नहीं है, मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता। बट एटलीस्ट हैव दैट विजन इन योर लाइफ जहाँ पे आप अपना विजन को अचीव कर रहे हो। क्योंकि इफ आई से कि यार आईएएस बनना है, तुम्हें कुछ फ़ायदा मिलेगा, या नहीं बन पाए तो तुम्हें कुछ घाटा होगा? नहीं होगा ना, तो क्या फ़ायदा पूछ के। वो चीज़ है, बहुत ब्लंट आंसर है बट ऐसा आंसर तुम्हें इंप्रूव करना है ना। और कोई क्वेश्चन? यार फिर हम चले जाएंगे स्टेज से। ठीक है, क्वेश्चन पूछो। नहीं है? अब फिर कंक्लूडिंग नोट दे देते हैं।
कंक्लूडिंग नोट वो शायरी यारी आती नहीं यार मैं चाहता। तो मेन चीज़ यही है लाइफ में कि यार यू हैव टू एंजॉय द लाइफ। लाइफ इज़ वेरी क्रूअल, लाइफ इज़ वेरी हार्श, लाइफ इज़ वेरी नेस्टी एंड ब्रूटिश। बहुत सेल्फिश ऑपरेशन में लोग चलते हैं। तो एक थोड़ा सा NIT है आपका, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहाँ पे यू कैन इम्प्रूव एज अ पर्सन एंड एज अ पर्सनालिटी। ठीक, इम्प्रूव योर पर्सनालिटी रादर देन हैविंग द कॉम्पिटिशन विच अफेक्ट्स यू निगेटिवली। तो हम लोग की बहुत अच्छे कपिल सिब्बल सर हैं, उनसे इंटरेक्शन आप सब लोग जानते होंगे ना। तो उन्हें बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू बी, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू। बहुत प्लेटफॉर्म में रिपीट कर चुके हैं बट इट्स अ वेरी रियलिस्टिक स्टेटमेंट। ये मत सोचो कि तो आपको बनना क्या है, आप ये सोचो कि आपको करना क्या है ना। अगर मान लीजिए वो चीज़ आप बन नहीं पाए तो एटलीस्ट एक आपके पास एक विजन होगा ना कि आपको चाइल्ड राइट में काम करना है, वुमेन राइट पे, माइनॉरिटी की सिक्योरिटी पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, एजुकेशन पे, सैनिटेशन में। तो आप कुछ भी बन जाओगे, चाहे आप सिटीजन रहो, चाहे आप NGO खोल लो, चाहे आप सिविल सर्वेंट हो, पॉलिटिशियन हो, तो आप एट द उसका 10% भी कर लोगे जो आप करना चाहते हो तो आप सेटिस्फाई रहोगे। बट अगर आप इसी ट्रेडमिल में चलते रहोगे बनना क्या है बनना क्या है, अगर नहीं बन पाए तो डिप्रेशन आएगा ना। तो ट्राई करो कि करना क्या है उस पर ज़्यादा फोकस करो, बनना क्या है उस पर थोड़ा सा। अब यार देखो आप लोग को लगेगा ये बन गए हैं तो आराम से कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। आई हैव दिस विजन। मैंने अपने लॉ लीगल करियर में भी बहुत काम किया था, PIL फाइल करके पाकिस्तान हिंदू माइनॉरिटीज़ के लिए। रेप हो रहा था, परसिक्यूशन हो रहा था, फोर्स कन्वर्जन हो रहा था पाकिस्तान में, तो आई डिड दैट। तो आई हैव दिस हैबिट कि वेर एवर आई विल बी आई विल सपोर्ट देम, वेर आई विल बी आई सपोर्ट द कॉज ऑफ वुमेन, वेर आई विल बी आई विल सपोर्ट द कॉज ऑफ एजुकेशन। इस पर ध्यान देना क्योंकि लार्जर लाइफ में ये ज़्यादा हेल्प करेगा रादर देन बिकमिंग समथिंग। क्योंकि आप लोगों को पता है इस एग्जाम में बहुत लोग नहीं बनने वाले हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप करना छोड़ दें चीज़ों को। बस यही है कंक्लूडिंग नोट। ठीक है, थैंक यू। Thank you so much, sir. Drishti IAS is India's leading institute for the preparation of civil service examination for all the 3 levels: preliminary test, mains exams, and personality test. The institute was founded in 1999 by Dr. Vikas Divyakirti and Dr. Taruna Verma. Over the past 2 decades, Drishti IAS has set new benchmarks in quality education. Drishti IAS, Drishti Publication, and Drishti Learning App together prepares aspirants with its online classes, books, test series, classroom programs available in Mukherjee Nagar, Karol Bagh, Jaipur, and Prayagraj centers. Every year, thousands of aspirants of English as well as Hindi mediums achieve their dreams under the careful guidance of Drishti IAS faculty. Having told all this, we have with us Mr. Abhishek Mishra, who is a renowned faculty of Drishti IAS, to guide and address us with his words of wisdom. Please give him a huge round of applause. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक NIT Kurukshetra for inviting us here and giving us this opportunity to be with all of you, or the faculty members and the students of NIT Kurukshetra जिन्होंने काफ़ी वार्म हॉस्पिटैलिटी हमें दी. नाउ इट इज़ ऑलवेज अ डिफ़िकल्ट एक्ट, राइट, और डिफ़िकल्ट थिंग टू फॉलो आफ्टर अ वेरी गुड स्पीकर. तो ऋषभ ने इतनी अच्छी बातें की, इतने अच्छे से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, तो मेरे लिए सिचुएशन मुश्किल हो जाती है. बट आई वुड नॉट लाइक टू टेक मच ऑफ योर टाइम. लेकिन मैं थोड़ा सा सिविल सर्विसेज के बारे में आप लोगों को कुछ और बातें करूँगा, और आप देखेंगे कि कहीं कहीं मेरी बातें शायद ऋषभ की बातों से कहीं कहीं थोड़ा सा डाइवर्ज भी होंगी. तो ये एग्ज़ाम ऐसा है कि जिसमें शायद आप 10 लोगों से मिलेंगे, 10 लोगों से उनकी राय जानेंगे कि एग्ज़ाम कैसा है, एंड यू विल गेट 10 डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट इट. कोई बोलेगा कि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, कोई बोलेगा बहुत ईजी है, कोई बोलेगा मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है, कोई बोलेगा कि हमने दिया था हमारा नहीं हुआ, तुम्हारा तो चांस ही नहीं है, एंड सो ऑन, राइट. द इंटेंशन इज़ नॉट टू मिसलीड, लेकिन आपको ये लगेगा कि अच्छा ये इनकी बात मानो, उनकी बात मानो, या किसकी बात मानो. तो देखिए, सुनना आपको सबकी है,
लेकिन करना आपको अपने दिमाग से है, अपने विवेक से आपको डिसाइड करना है। एग्ज़ाम इज़ मॉडरेटली डिफ़िकल्ट। अगर आप इसको आसान समझेंगे ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और अगर आप इसको डिफ़िकल्ट समझ के छोड़ देंगे, जैसे कि एक सर ने क्वेश्चन भी पूछा कि इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, सक्सेस रेट इज़ सो लो, तो शुड वी डिवोट आवर टाइम, प्राइम ऑफ आवर यूथ फॉर दिस एग्ज़ाम? यस, क्योंकि देखिए हमेशा लाइफ में एक रिस्क एंड रिवॉर्ड दे गो हैंड इन हैंड। अगर आप बहुत ही आसान चीज़ करेंगे तो उसमें रिवॉर्ड कभी भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा तो हमेशा रिवॉर्ड भी उसका उसके प्रोपोर्शन में बड़ा होगा। नाउ बीइंग ए सिविल सर्वेंट इज़ नॉट ईजी, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ए गोल वर्थ परस्यूइंग। सी, मैं ये बात हमेशा स्टूडेंट्स के साथ भी कहता हूँ कि what makes civil services very exciting, attractive? The point is कि once you are a civil servant, people know you, people respect you, और जो एक social prestige है इसके साथ associated, do any job, earn in millions or whatever, लेकिन शायद आपको जो recognition है, social recognition, वो इस job के जितना नहीं मिल पाएगी, या at least not at the early age of your or early stage of your career. आप इंजीनियरिंग करेंगे, आप किसी मल्टीनेशनल में काम करेंगे, मे बी बाय 40 years आप काफ़ी अच्छे एक पोजीशन में पहुंच जाएंगे, मे बी CEO ऑफ ए कंपनी और व्हाटएवर। आप मेडिकल करते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, अपना क्लिनिक वगैरह इस्टेब्लिश कर लेते हैं, हॉस्पिटल खोल लेते हैं। येस, यू विल बी अराउंड 45-50 years ऑफ एज। तो आपको जब आप सोसाइटी के लिए कुछ करने की सोच सकते हैं या कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए अदर देन योरसेल्फ, तब तक एक काफ़ी अरसा बीत जाएगा। बट इन दिस सर्विसेज यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू लीड अ डिस्ट्रिक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एट ए वेरी यंग एज। आप शायद 25 साल के होंगे, 27 साल के होंगे, एंड यू विल बी लीडिंग अ डिस्ट्रिक्ट। और कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ऋषभ ने बताया कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो यू आर एट द फोर फ्रंट, पीपल आर लुकिंग अप टू यू टू रिजॉल्व द क्राइसिस। और ऐसे में आप लीड कर रहे हैं टीम को, पूरी डिस्ट्रिक्ट को लीड कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक ऐसा थ्रिल है जो कि और किसी सर्विसेज में या और किसी जगह मिलना मुश्किल है। तो दैट मेक्स इट दैट मच एक्साइटिंग। हाँ, जो रास्ता है सिविल सर्वेंट बनने का, दैट इज अ लॉन्ग ड्राउन प्रोसेस। ये एक मैराथन है, इट्स नॉट ए 100-meter स्प्रिंट। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर द हाइज एंड लोज। आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, यू गेट ए हाई, मेंस में रह गए, यू हिट अ लो, इंटरव्यू तक पहुंच गए, इंटरव्यू से बाहर हो गए, अगेन अ लो। फिर कैसे आप बाउंस बैक करें? तो इट टीचेज यू लॉट अबाउट लाइफ, कि लाइफ में भी ऐसे स्ट्रगल फेस करने पड़ेंगे और लाइफ में भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा डिस्पाइट द सिचुएशन। नाउ आई वुड लाइक टू टेल अ वेरी स्मॉल स्टोरी, और जिसके पीछे एक मोरल भी है, इसीलिए मैं वो स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। और नेपोलियन को कितने लोग जानते हैं यहाँ? सभी लोग जानते हैं। ही वॉज एम्परर ऑफ फ्रांस और फ्रेंच। ही वॉज एम्परर ऑफ द फ्रेंच। क्योंकि जब आप थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि 1789 में क्या हुआ था। देयर वॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन के द्वारा उन्होंने किसको हटाया? मोनार्की को हटाया। तो इसीलिए जब नेपोलियन पावर में आया तो ही मेड इट ए पॉइंट कि ही विल बी रेफर्ड टू एज एम्परर ऑफ द फ्रेंच एंड नॉट एज एम्परर ऑफ फ्रांस। तो स्टोरी नेपोलियन के बारे में ऐसी है कि ही वॉज गोइंग विथ हिज आर्मी और दे हैड टू क्रॉस द एल्प्स माउंटेन। ठीक है, जो एल्प्स माउंटेन है, जिनको ज्योग्राफी का आइडिया है, तो वो यूरोप में माउंटेन है और दैट्स लिटिल डिफिकल्ट टू क्रॉस। तो जब वो अपनी आर्मी के साथ वहाँ जा रहा था, तो जब उन्होंने पड़ाव डाला हुआ था अपना, तो एक बूढ़ी औरत उनके पास आती है एंड शी टेल्स नेपोलियन कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं कोई भी एल्प्स को पार नहीं कर पाया है, एवरीबडी हैड टू रिटर्न, या जो गया वो वापस नहीं आया। और नेपोलियन के साथ ये बातें उसके आर्मी के लोग भी सुन रहे थे। तो नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने अपने गले में एक हार पहना हुआ था,
उसने वो उतार के उसको दे दिया कि ये आप रखो और जब मैं वापस आऊँगा तो मेरी बात आप दूसरों को बताना। नाउ हिज आर्मी पुट इट्स फुट डाउन कि जो उस लेडी ने बोला है अब तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो नेपोलियन ने बोला कि ऐसा करते हैं कि वी विल टेक द डिसीजन व्हेन वी रीच द एल्प्स। ठीक है, जब हम उसके पास पहुंचेंगे देखेंगे कि हम उसको क्रॉस करते हैं या नहीं, तब तक हम चलते हैं, विल कंटिन्यू अवर मार्च। तो वो चलते रहे तो एक पहाड़ आया सामने। नेपोलियन के आर्मी ने पूछा कि क्या ये एल्प्स है? नेपोलियन ने बोला ये एल्प्स नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा पहाड़ है। उन्होंने क्रॉस कर लिया, चलते रहे और बहुत आगे निकल गए। तो उसके आर्मी ने पूछा कि क्या हुआ, ये एल्प्स तो आ ही नहीं रहा है। तो बोला कि जो पिछला पहाड़ था वही एल्प्स था, हमने उसको क्रॉस कर लिया। तो देखिए, इट इज़ अबाउट माइंडसेट कि अगर हम सोचेंगे कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ है या यूपीएससी को ही हम एक पहाड़ मान लेंगे तो फिर हमसे क्रॉस नहीं हो पाएगा। बट अगर हम उसके लिए चलना शुरू करेंगे, विल कीप वॉकिंग, बी कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस की बात हुई तो इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा था कि आपका मोटो क्या है एनआईटी का, क्या है मोटो? हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, राइट? दैट मेक्स थिंग्स हैपन एंड सेम इज ट्रू फॉर यूपीएससी कि इफ वी आर हार्ड वर्किंग, इफ वी आर कंसिस्टेंट, देन थिंग्स हैपन। अभी आप में से शायद बहुत लोग, क्योंकि इतना समय बीत गया है कि व्हेन आई वाज यंग एंड दैट टाइम वी यूज्ड टू फॉलो सचिन। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर और विनोद काम्बली को आप लोग जानते हैं? ठीक है, नाउ व्हेन दे केम ऑन द सीन, ठीक है, ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे उन लोग एंटर करते हैं क्रिकेट की फील्ड में। सचिन वॉज वेरी पॉपुलर, बहुत अच्छा खेल रहे थे। विनोद काम्बली उनके थोड़े दिन बाद आए, बट व्हेन ही केम विद ए बैंग। बहुत उन्होंने सेंचुरीज मारी एंड पीपल यूज टू से कि ही विल बी अ मच बिगर प्लेयर देन इवन सचिन। बट विनोद काम्बली कुड नॉट सस्टेन, वो उस चीज को सस्टेन ही नहीं कर पाए। तो एक चीज है आपके पास टैलेंट का होना, दूसरी चीज है उस टैलेंट को नर्चर करना। तो अगर आप बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, दैट डज नॉट मीन कि यू विल बी एबल टू क्रैक सिविल सर्विसेज या किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। टैलेंट हैज टू बी नर्चर्ड विथ कंसिस्टेंसी, तभी वो अपना रिजल्ट देगा। और जैसे हम यूपीएससी की बात करते हैं, वी से कि इसमें एक लक फैक्टर भी है। तो वो लक फैक्टर क्या है? तो मेरी ऋषभ जी से भी बात हो रही थी एंड जो भी चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते एफर्ट से, शायद उसको हम लक का नाम दे देते हैं। बट लक क्या अपने आप बन जाता है? नहीं, लक बनता है व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो यू नीड अपॉर्चुनिटी एंड यू ऑल्सो नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स योर वे। अगर आपने सोचा कि बस अपॉर्चुनिटी मिल जाए और फिर तैयारी कर लेंगे, फिर प्रिपरेशन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको तैयारी तब करनी है जब अपॉर्चुनिटी शायद दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, और जब आप वो तैयारी करेंगे तो अपॉर्चुनिटी अपने आप बन जाएगी, अपने आप प्रकट हो जाएगी, एंड देन यू हैव टू ग्रैब इट विथ बोथ हैंड्स। ये जो यूपीएससी का एग्जाम है, इट रिक्वायर्स सिंपली 3 स्किल्स: रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और थिंकिंग स्किल। हम सभी के पास ये स्किल्स हैं। हाँ, कितने प्रोफिशिएंट हैं हम इस स्किल्स में, दैट वेरीज। हम में से कुछ लोग शायद बोलने में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग लिखने में बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर इस एग्ज़ाम को हमें निकालना है तो हमें इन तीनों स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। और एग्ज़ाम कैसा है? कई लोग पूछते हैं कि क्या कोचिंग इसके लिए ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है? सो माई आंसर टू दिस इज कि सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही है, वेदर यू टेक कोचिंग और यू डोंट टेक कोचिंग। कोचिंग से क्या होता है या गाइडेंस से क्या होता है? इट मेक्स द लर्निंग कर्व शॉर्टर। जैसे आप यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, क्या आप इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर भी इंजीनियर बन सकते हैं? शायद आप डिग्री वाले इंजीनियर नहीं बनेंगे, लेकिन कई लोग होते हैं जिनका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड होता है, माइंडसेट होता है, दे मे बी एबल टू डिवाइस समथिंग। एक पंजाब और हरियाणा में शायद एक मशीन भी चलती है, मशीन या ट्रैक्टर जैसा है, उसको जुगाड़ बोलते हैं, राइट? जुगाड़ पता है आप सबको? तो जुगाड़ क्या है, राइट? उसके लिए आपको इंजीनियरिंग डिग्री तो चाहिए नहीं,
बट जुगाड़ से बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू है। अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन लाइक NIT, तो यस वी गेट लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमें जो पढ़ाई मिल रही है और जो आपको माहौल मिल रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो एलुमनाई नेटवर्क मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आप बाहर जाएंगे, आप बताएंगे कि यू आर फ्रॉम NIT कुरुक्षेत्र, फॉर एग्जाम्पल आप लोग इंटरव्यू में आते हैं और मॉक इंटरव्यूज में जैसे अगर हम लोग मिलेंगे तो जैसे आप बोलेंगे NIT कुरुक्षेत्र से हैं, तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू आस्क यू? मे बी विल आस्क यू अबाउट कुरुक्षेत्र, कि हाउ डिड दिस नेम कम, कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा? तो वी शुड बी नोइंग अबाउट द प्लेस। और एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जब आप तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यू शुड बी डेवलपिंग योर एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स एज वेल। और वो डेवलप होती हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन सच एज क्विजेज, डिबेट्स, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। और वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है जब आप अपने हॉबीज़ के कॉलम में उसको लिखेंगे। एग्जाम का प्रोसेस आपको पता ही है, तो आई विल नॉट रिपीट। 3 स्टेज में है, जैसा कि बताया गया। 10 से 11 लाख लोग देते हैं, फॉर्म भरते हैं। 5 से 6 लाख वहीं कट जाते हैं, दे अपीयर इन प्रीलिम्स। और जिनसे आपका कंपटीशन है, इनफैक्ट मैं तो ऋषभ ने जो नंबर कोट किया है कि अराउंड 1 लाख विद सीरियस प्रिपरेशन, मैं उसको और थोड़ा नीचे रखूंगा कि अराउंड 50 to 70,000 इज योर कंपटीशन। लेकिन हाँ, उनसे आपका स्टिफ कंपटीशन है। तो वो जो कंपटीशन है उसके लिए आपको तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए आजकल बहुत तरीके हैं, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करनी चाहिए? तो यस, NCERTs आर द वे टू गो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टाइम ना करें, कि वी शुड नॉट थिंक एंड वेट फॉर ए फाइन डे, राइट? कि एक फाइन डे आएगा जब हम तैयारी शुरू करेंगे। नो, इफ यू फील लाइक इट, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्टार्टिंग। और स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? मे बी गेटिंग सम जनरल अवेयरनेस। हाउ मेनी ऑफ यू रीड न्यूज़पेपर? आई सी ओनली 1 hand. तो मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर्स आर नॉट वेरी पॉपुलर, बट इट गिव्स अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर आप UPSC को लेकर सीरियस हैं, तो मे बी सम जनरल अवेयरनेस विल हेल्प। लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान is in India today, right? Who is he? Mr. Bilawal Bhutto. अब आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन आपको ये पता है, तो आप शायद न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, आप शायद यूट्यूब में कुछ न्यूज़ चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं। सो यू नो विच इंपॉर्टेंट समिट इज इंडिया गोइंग टू होस्ट दिस ईयर? G20. हाउ मेनी कंट्रीज इन G20? 20 कंट्रीज और 19 कंट्रीज? 19। तो +1 क्या है? यूरोपियन यूनियन इज +1। अच्छा, 1 क्वेश्चन, सिर्फ एक कंट्री है जिसको हर साल एज ए गेस्ट कंट्री बुलाया ही जाता है G20 मीटिंग्स में। कैन एनीबडी टेल मी? इंडिया इज अ मेंबर, इंडिया ने भी बुलाया है। हाउ मेनी कंट्रीज हैज इंडिया इनवाइटेड? 9। And out of these 9 countries, it is 8 + 1 because that one country is a permanent guest. वो यूरोप की कंट्री है। आप बता सकते हैं G20 का बेसिस क्या है? मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, इट इज साइज ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, बिग इकोनॉमीज। क्या बता रहे हैं? स्विट्जरलैंड, स्पेन। स्पेन इज द राइट आंसर। क्या नाम है आपका? तुषार। तुषार ने सही आंसर दिया, तो स्पेन। तो स्पेन इज द राइट आंसर। एंड इंडिया ने जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज है उसमें से सिर्फ एक कंट्री है जिसको इनवाइट किया है एज ए गेस्ट। विच कंट्री? पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं। और कौन से हो सकती है? बांग्लादेश इज द राइट आंसर। बांग्लादेश, राइट। तो क्या है ना कि थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इस एग्जाम में भी हेल्प होगी। और वाई यूपीएससी प्रिपरेशन, राइट? आपको अगर यूपीएससी में इंटरेस्ट नहीं भी है, देन ऑल्सो वेयर इट हेल्प्स एंड व्हाट वन कैन डू इफ सपोज समबडी इज नॉट एबल टू बिकम एन ऑफिसर। हमारे पास आज 2 टॉपर्स हैं, और व्हाट इफ, लाइक बहुत लोग होते हैं
सी आई एम ऑल्सो ए फॉर्मर यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है, मैंने भी कोशिश की, मैंने भी ट्राई किया, बट नहीं हुआ। तो ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने एफर्ट्स को लेकर, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड अ वे, यू विल फाइंड अ वे टू एक्सेल इन एटलीस्ट सम फील्ड और द अदर इन लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि वो नॉलेज है वो वेस्ट चली जाएगी। तो बट द क्राइटेरिया इज कि यू नीड टू बी सिंसियर इन योर प्रिपरेशन। और यूपीएससी प्रिपरेशन आपको हर चीज़ के बारे में बताती है। यू स्टडी पॉलिटी, यू स्टडी हिस्ट्री, यू स्टडी इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो एनीथिंग अंडर द सन हम लोग बोलते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस है, राइट। एक यूफेमिज्म है कि एनीथिंग अंडर द सन। और एग्ज़ाम मॉडरेटली डिफिकल्ट है, मैंने आपको बताया, तो तैयारी हमेशा आपको हेल्प करेगी। लास्टली आई वुड लाइक टू से कि एक बात बोमन ईरानी की मैंने सुनी और मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड ही सेड दैट इट टेक्स लाइफ टाइम ऑफ स्ट्रगल टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। तो व्हाट वी सी इज द सक्सेस। आज हमारे पास दोनों टॉपर हैं तो हम उनकी सक्सेस देख रहे हैं, बट क्या ऐसा हो सकता है कि वो बिना स्ट्रगल के वो सक्सेस मिली है? नो, नोबडी गेट्स इट। अब किसी का रास्ता क्या होगा वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे होता है, कौन कितना एफर्ट दे सकता है, कितनी पढ़ाई की ज़रूरत है, हाउ मेनी आवर्स। कोई बता रहा था कि 0 to 10 आवर्स कैसे हम वो रास्ता तय करें। तो पॉइंट इज़ कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि इफ़ इट इज़ फुल टाइम प्रिपरेशन, मे बी 5 to 6 आवर्स ऑन डेली बेसिस कंसिस्टेंटली, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप जैसे एनआईटी के कोई डिमांडिंग कोर्स के साथ कर रहे हैं, राइट, वेयर यू डोंट हैव मच टाइम, तो मे बी जस्ट टेकिंग आउट few hours, 2 to 3 hours on daily basis या maybe on weekends, so that you remain in touch. आप सिलेबस का आइडिया हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का आइडिया हो, then you can begin. Starting is important. वो एक लास्ट कोट से मैं अपना जो वक्तव्य है वो एंड करूँगा, and that is a quote from China, right? Chinese quote है, and that is कि a journey of 1,000 miles begins with a small step. तो हम लोगों का यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विद द यूपीएससी जर्नी, यू हैव टू टेक दैट स्मॉल स्टेप, एंड दैट फर्स्ट स्टेप जैसे ही आप लेंगे तो अपना अगला कदम अपने आप होता जाएगा, राइट। तो यू हैव टू डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you, sir. सफलता की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इसी का एक उदाहरण है आरुषि शर्मा जी। इन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, जहां इनका रुझान यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की ओर हुआ। आरुषि शर्मा जी ने कड़ी मेहनत करी और आखिरकार अपने तीसरे प्रयास में लक्ष्य हासिल कर लिया। साल 2021 में यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पास करी और उन्हें 292 रैंक प्राप्त हुई और वे दिल्ली की एक सफल IAS अधिकारी हैं। अब हम इनसे आग्रह करेंगे कि वो स्टेज पर आएं और अपने शब्दों से छात्रों का मार्गदर्शन करें। Hi everyone. Thank you for having me here. First of all, यार मज़ा आ रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज वापस। इतने सालों से सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन में घर पे पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग दोस्तों से आइसोलेशन कर ली थी। DTU में पिछले 4 साल में नहीं गई हूँ अब तक। तो यहाँ पे जब कैंपस में एंट्री ली और फिर कुछ स्टूडेंट से इंटरेक्ट करा, ऐसा लग रहा है वो आत्मा ना वापस ही आ गई। इंजीनियर जो अंदर है वो जिंदा हो गया वापस। सो थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी। So first I'll tell a little bit about my UPSC journey, then talk about your doubts या ये switch from BTech to UPSC करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। So as they introduced, मेरे को 3 अटेम्प्ट लगे UPSC में सिलेक्शन में। पहले 2 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, पहले वाले में 7 नंबर से, दूसरे वाले में 2 नंबर से, तीसरे में फाइनली सिलेक्शन मिला और अब 4th अटेम्प्ट में इंटरव्यू आने वाला है। सो देखो, जब भी आपके पास टॉपर्स आएँ तो एक होती है उनकी सक्सेस स्टोरी, दूसरी होती है उनके फेलियर्स और उनकी गलतियाँ। तो मेरा मानना है कि जितना हम सक्सेस से मोटिवेशन लेंगे उससे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है उनकी गलतियों से सीखना, ताकि आप सेम गलतियाँ खुद ना करो।
तो जब मैं एक डिसेंट कॉलेज से आए, स्कूल में हमेशा टॉपर रही, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस था, प्रीलिम्स तो निकल ही जाना चाहिए, कि प्रीलिम्स जैसे ऋषभ ने बोला एलिमिनेशन होता है, तो अगर डिसेंट बैकग्राउंड है तो निकल ही जाना चाहिए। सबसे पहली गलती ओवर कॉन्फिडेंस थी, नहीं करना चाहिए था। तो अब 4th ईयर वाला जो देने वाले हैं इस बार प्रीलिम्स, या बाकी के बच्चे जो कुछ साल में देंगे, डोंट टेक इट लाइटली, गिव इट योर 110%। सेकेंडली, फिर जो स्विच होता है ना इंजीनियरिंग के माहौल से और यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ का, वो बहुत ड्रास्टिक होता है। इंजीनियरिंग में हम मज़े कर रहे होते हैं, हर एग्ज़ाम को एक रात में भी पास करा जा सकता है, यहाँ पे यूपीएससी में नहीं हो पाता। तो ये चेंज लाना पड़ेगा, एक रात में नहीं होगा, वो 1 साल की मेहनत लगेगी ही लगेगी। सेकंड, अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन में आओगे तो प्रॉब्लम होगी कि आपके जो दोस्त हैं, जो यहाँ पे क्लासमेट्स थे, लेट से वो प्राइवेट जॉब में गए, तो उनकी लाइफ अलग हो जाएगी, एकदम से आपकी अलग हो जाएगी। वो लोग 5 दिन जॉब करके वीकेंड पे, हर वीकेंड पे पार्टी कर रहे होंगे, और आप यहाँ पे लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम के पेज पलट रहे होंगे। सो इसमें मुझे क्या हेल्प कर रहा था, दैट आई कम्प्लीटली कट ऑफ सोशल मीडिया। कुछ महीने देखा, एंग्जाइटी होती थी कि दोस्त हर वीकेंड पार्टी कर रहे हैं, इनविटेशन आ रहा है, कैसे मना करें, हर बार कैसे मना करें। और फिर फोमो होता था कि उनकी लाइफ अच्छी जा रही है और प्रेजेंटली आई हैव नथिंग। अभी आप मेरे को देख रहे हो स्टेज पे कि कुछ पा लिया है, कुछ उखाड़ लिया है जीवन में, तब तो कुछ नहीं था। सो सोशल मीडिया हटाना या वो एक सेल्फ इम्पोज आइसोलेशन, दैट हेल्प्ड अ लॉट। उससे जो पीस ऑफ माइंड मिला, उसके बाद एक्चुअल प्रिपरेशन शुरू हुई कुछ महीनों के इस फ्रिक्शन के बाद। फिर इस सारे चेंज करने में और ओवर कॉन्फिडेंस को हटाने में एक अटेम्प्ट निकल गया। सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत मेहनत करी, फिर भी नहीं हुआ। उसमें मेरी तरफ से जो इनपुट था उसमें मे बी कमी लेस थी, फिर भी 2 नंबर से, मतलब एक क्वेश्चन के मार्जिन से नहीं हुआ। अब इस फेलियर को कैसे हैंडल करा, तो वहाँ पे फैमिली का सपोर्ट रहा, अपना जो सेल्फ डाउट बन गया था फेलियर, 2 बार फेलियर देख के कि मे बी आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, मे बी आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ, आ जाता है, बहुत नेचुरल है, नॉर्मल है। तो इसको टैकल करना पड़ा। जैसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि कैसे एक इमोशनल स्टेबिलिटी रखनी है, फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है। सो कॉन्ट्रेरी टू ऋषभ्स व्यू, मेरे को तो वही मेडिटेशन ने हेल्प करी थी। काफ़ी हेल्प करी थी इनफैक्ट। और ये तो मेरे ख्याल से आपका बीटेक में भी हो ही रहा होगा ना, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स नहीं पसंद आते, बैक आ जाती है, तो एक फ्रेंड सर्कल बन रहा है यहाँ पे, घर पे बात करते हो, या गिव अप तो नहीं कर रहे हो, बैक आ रही है तो अगली बार क्लियर कर रहे हो, तो वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है। अब मेरे ख्याल से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं एड्रेस करना चाहूँगी कि सिविल सर्विस में आना है या नहीं आना है, पर्पज़ क्या होना चाहिए आने का। आप जो इतनी प्रेस्टिजियस डिग्री यहाँ पे लोगे और अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, क्या उसे छोड़ना वर्थ इट रहेगा। तो देखो, यहाँ क्यों आना चाहिए से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्यों नहीं, मतलब ये डिसीजन क्यों नहीं लेना है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। ये पैसों के लिए नहीं आना है सिविल सर्विस में, इसलिए नहीं आना है कि मम्मी पापा कह रहे हैं कि आईएएस बन जा, बहुत स्कोप है, या रिश्तेदार कह रहे हैं कि आईएएस आईपीएस बनो, या इसलिए नहीं आना है कि शर्मा जी की लड़की ने निकाल लिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से नहीं आना है। अब क्यों आना है वो सबका अलग अलग हो सकता है। मे बी आपको अपनी लाइफ एक सोशल पर्पस के लिए डेडिकेट करनी है, मे बी आपको अपनी फैमिली का प्रेस्टीज बढ़ाना है, वो कुछ भी हो सकता है। सबके अपने अपने रीज़न जेन्युइन होते हैं, क्योंकि मोटिवेशन तो आप अपने रीज़न से ही एक्सट्रैक्ट करोगे ना। फिर कि जॉब साथ में लेनी चाहिए या नहीं प्लेसमेंट में। सो देखिए, मैंने तो प्लेसमेंट सेशन में मैंने अप्लाई ही नहीं करा था, क्योंकि मेरा डिसीजन फाइनल हो गया था यूपीएससी करने का 4th ईयर के स्टार्टिंग में। सो उस टाइम पे आई स्टार्टेड माई प्रेप एंड आई डिडंट सिट फॉर प्लेसमेंट्स। नाउ दिस वर्कड फॉर मी बिकॉज पर्सनली आई एम अ पर्सन हु डज नॉट लाइक डिस्ट्रैक्शंस, एंड आई विल जस्ट कट ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस रादर देन टेकिंग दैट प्रेशर ऑफ डीलिंग विद देम। सो नॉट हैविंग अ सेकेंड ऑप्शन फॉर मी वॉज बेटर। अब ये आपको कॉल खुद लेनी है कि आप ऐसे हो जिसको नहीं चाहिए सेकेंड ऑप्शन प्लान बी, और यू विल फाइंड मेंटल स्टेबिलिटी थ्रू हैविंग अ प्लान बी।
So nobody can answer this for you. अब इसके बाद देखिए दूसरा चेंज, और एक और जो ड्रास्टिक चेंज आएगा वो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन में। यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों अलग अलग चीज़ें डिमांड करते हैं आपसे, जैसे ऋषभ ने समझाया था। अब मेंस का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको बहुत लिखना है, वो हम इंजीनियर्स को नेचुरली नहीं आ पाता है। तो उस हैबिट को इनकलकेट करना, बहुत सारा पढ़ के और फिर बहुत सारे को सब्जेक्टिव आंसर लिखना, सो दैट विल रिक्वायर टाइम, दैट विल रिक्वायर डेडिकेशन, and that will require your commitment to your study table and chair. So after some time when you feel that low कि अब और नहीं हो पा रहा है, उस टाइम पे ये याद रखना है कि जितने टॉपर्स आज तक आए हैं, जितने आपने रैंक 1 वाले देखे हैं या और टॉपर्स देखे हैं, सब ने वो फीलिंग एक्सपीरियंस करी है। एवरीबडी ऑफ अस फेल्ट एवरी वीक कि हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। हम दोनों का सिलेक्शन हो गया है। इस मेंस को लिखते हुए हमें अब भी लग रहा था कि नहीं निकलेगा, मेंस नहीं निकलेगा। अभी लगता है कि यार फाइनल रिजल्ट में शायद नहीं आएगा, फिर से प्रीलिम्स देना पड़ेगा। वो है। तो find solace in the fact that you are not alone in this struggle. Now speaking of alone, many of you will come into the examination. My message is to the ones who will not. जो आपके दोस्त होंगे ना यहाँ पे, जो यूपीएससी में जाएंगे और आप लेट से प्राइवेट में चले जाओगे, please do find empathy in your heart to support them, to listen to them, to give them that kind of stability, that pillar that they can rely on you. Even in your family, if you have cousins, if you have siblings who are preparing for it, do support them. So मेरी जर्नी यहाँ 3 अटेम्प्ट तक हो गई। Now let's take your questions because we have, I think, covered a broad foundation of the exam. Anybody want to ask anything? My optional is philosophy. मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स रही थी, जो ऑप्शनल में नहीं होती है, ऑप्शनल की लिस्ट में। खैर होती मैं तब भी नहीं लेती। सो अब फिलॉसफी मैंने कैसे चूज़ करा? सो जो ऑप्शनल की लिस्ट थी उसमें से मैंने 3-4 शॉर्ट लिस्ट कर लिए थे बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स, कि सिलेबस कितना है, मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और जो उसका सिलेबस है उसे पढ़ के कि थोड़ा सा इंटरेस्ट, वो स्पार्क जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर फाइनली मैंने फिलॉसफी चूज़ करा था मेजरली इंटरेस्ट पे। अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ऑप्शनल में आप इतना टाइम डेडिकेट करते हो कि मार्क्स मैटर बट इंटरेस्ट ऑल्सो मैटर्स। आप उससे बोर नहीं होने चाहिए। जीएस में इतने सब्जेक्ट्स हैं ना, डाइवर्सिटी है। पॉलिटी से बोर हो जाओगे, ज्योग्राफी पढ़ लो, ज्योग्राफी से बोर हो जाओगे, एथिक्स पढ़ लो। बट ऑप्शनल को आपको जीएस जितना ही टाइम देना पड़ेगा, उतनी मेहनत लगेगी, और यहाँ पे एक सिमिलैरिटी आ जाएगी पूरे में। सो यू डू नीड टू हैव इंटरेस्ट इन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो हिज क्वेश्चन इज एंथ्रो, सोशियो और साइकोलॉजी में से आप क्या चूज करेंगे? अब ये मैं अपने लिए बताऊं या आपके लिए? आई कैन नॉट चूज दिस फॉर यू, नो। सी इन तीनों में से एंथ्रो एंड सोशियो आर पॉपुलर एंड उनका ओवरलैप जीएस में भी होता है। बट अगेन आइड से आई कैन नॉट चूज दिस फॉर यू। आप सिलेबस देखो, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, कौन सा आपको डुएबल लगता है, उस बेसिस पे जाओ। और अगर तब भी लेट से ये 2 स्टेप आपने कर लिए, सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, स्टिल चूज नहीं हो पा रहा है, तो क्या करो, 1-1 महीना पढ़ लो, या 2 हफ्ते एंथ्रो की बेसिक चैप्टर्स पढ़ लो, 2 हफ्ते सोशियो के। पता चल जाएगा कि किस में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? तो यार सिर्फ पैसा देख के करियर में नहीं आते हैं ना, पैसे के अलावा बहुत कुछ होता है। ये तो मैंने पहले एलिमिनेट कर दिया, पैसे के लिए तो सिविल सर्विस में आना ही नहीं है। तो बहुत हाई रिस्क है कि जेल में मिलोगे अगर पैसों के लिए आओगे। तो अब देखो कि क्या हमारा ये जो सैलरी है, गवर्नमेंट की सैलरी, क्या ये सफिशिएंट है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए? आइड से इट इज़ क्वाइट सफिशिएंट। आप एक डिसेंट लाइफ लीड कर सकते हो जो ऑन पेपर सैलरी है उससे। बट अब की प्राइवेट वाले की सैलरी से आप कंपेयर करोगे, सो ऑब्वियसली लाइफस्टाइल डिफरेंट है, बट अदर एस्पेक्ट्स में भी तो डिफरेंट है, राइट?
the kind of power you have to make a change in society at a large level, वो आपके प्राइवेट वाले फ्रेंड के पास नहीं होगा. बैठ जाओ. तो जो सेटिस्फैक्शन है सैलरी से, सर्विस से जो आप सेटिस्फैक्शन एक्सट्रैक्ट करोगे, आई डोंट थिंक वो प्राइवेट में है. दैट वाज द मेजर डिसीजन व्हाई आई केम इनटू सिविल सर्विसेज. क्योंकि मेरा आइडिया था दैट व्हेन आई एम सुपर ओल्ड सिटिंग इन अ वेरी कंफर्टेबल सोफा नियर द एंड ऑफ माय लाइफ and I look back, I should find some kind of purpose, that I have lived my life beyond my individual interest, beyond even the immediate family interest of mine. So that kind of satisfaction वो आप कैसे ले आओगे? चाहे आपका 1 करोड़ का पैकेज है, वो कैसे लाओगे? वो तो सिर्फ आपके अकाउंट में जा रहा है ना. तो बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं. बट अगेन आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था कि बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, उसके लिए भी मत आना. वो बंगला और गाड़ी आप एंजॉय नहीं कर पाते हो. बहुत सारे सीनियर लोगों से बात करोगे, सो यू डोंट गेट द टाइम, यू डोंट गेट दैट काइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड टू एंजॉय ऑल ऑफ दिस. दे आर देयर टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल, बट ये आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली एंजॉय करती है. सो मेन पर्पज सर्विस मोटिव होना चाहिए. सिविल सर्विस का सर्विस वर्ड इज द की वर्ड. Ma'am, my question to you is in the interview stage of our exam, we are having a detailed application form, DAF form that we are having. So, since you are from an engineering background, so there must have been clubs, societies in your college, and since it is DTU, so it has a lot of exposure to many extracurricular activities and things. So, did you participate in those, or if you didn't, so how did you make the DAF form impressive for yourself? See, he started a very interesting topic. In fact, I missed this in my intro. So मेरा मानना ये है कि अगर आपको सिविल्स में आना भी है तो 4th ईयर में या 3rd ईयर में थोड़ा बहुत यू कैन स्टार्ट द रिग्रेस प्रिपरेशन. 1st और 2nd ईयर प्लीज़ जी लो. यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है, जिसमें पार्टिसिपेट इन सोसाइटीज़, ट्राई डिफरेंट इंटरेस्ट, ट्राई डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर्स, फाइंड दैट ज़ील, फाइंड दैट थिंग टू लिव फॉर. कुछ लोगों का आर्ट हो जाता है, कुछ का रोबोटिक्स हो जाता है, बहुत कुछ हो सकता है. सो डू ट्राई दैट. अब इससे 2 फायदे होंगे. एक तो आपकी जनरल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होएगा, आपको कुछ और मिलेगा एकेडमिक्स से एक्स्ट्रा. सेकंड डैफ में भी ऑफ कोर्स हेल्प होएगी. सो सीधे डैफ पे, तो डैफ में अगर ये सोसाइटीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं. एंड इफ़ यू हैव एक्चुअली डन इट तो फ़ायदा भी होता है. When we come in the second year, we have topics like subjects like strength of materials, kinematics of material, which are very difficult, and student gets marks in zeros and ones. So during that time, many students drop out from their societies and clubs in the first year and second year, and that rate is very high. We start with 40 students in the first year, and we end up with just 5 or 6 members from the final year. So, ma'am, so the students haven't achieved anything, but in that first year or second year, in the 2 years of that clubbing, they didn't have any noticeable position, but they were just a member. They might have learned something, and so for them, what can be there? Because it should be something noticeable. It shouldn't be like normal thing for the application form. So for that, You can mention it in your hobbies and interest section. Even if there is no achievement, so to say, you don't have a post that you held, you can still mention it in your interest section. So it will not go to waste. okay. Anybody else? So, ma'am, there's a very famous interview question that what do you, why at all do you want to become an IAS officer? And there's a very common answer to it that I want to bring some change in the society or something of that sort. Will you like to suggest some other answers? Why do you want to become an IAS? Give your genuine answer, not the ones that you have heard. From birth, I have had an interest in doing something good for the nation, and there are other ways. I totally agree with that opinion, but then this is something, being in the administrative sector, you can contribute to the society and the building up of things, and if you want to bring reforms in the society, this is the best way possible. जो पहला आंसर है कि कुछ अच्छा करना है, वो इंटेंशन है. अब अगर प्योरली इंटरव्यू बेसिस पे बात करी जाए, इस आंसर को अच्छा कैसे बनाए, तो दोनों चीज़ों को क्लब कर दो. अपना इंटेंशन बताओ, सर्विस आपसे क्या डिमांड करती है वो बताओ, एंड देन टेल दैट हाउ यू आर capable enough to work upon this, to provide this, that the service is demanding from you, the opportunity that you are being given. तो दोनों चीज़ों को क्लब करो कि I wanted to do some good in society,
and I believe civil services is a platform through which I can do this. The opportunity that it provides, the scale of resources that are there, the scale of social change that I can bring. So I think I can work in this direction. Or different answer just for the sake of different answer nahi dena. If some answers are standard, they are standard for a reason. Anybody else? So my question is, how is the lifestyle of IAS officers or daily routine? अब देखो मैं आपको डेली लाइफ बताती हूँ एक SDM ऑफिसर की, बिकॉज दैट्स व्हाट आई नो पर्सनली. सुबह जाते हैं करीब 9:30 बजे ऑफिस. वहाँ पे जाके देयर आर वीडियो कॉल्स शेड्यूल्ड विद द DM लेट्स से और विद चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. वो 2-3 घंटे चलती हैं. वहाँ पे प्लान करा जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट में पॉलिसीज आ रही हैं वो SDM सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाउ ही विल इम्प्लीमेंट और व्हाट आर द पॉलिसीज दैट ही और शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ. और फिर ये पहला वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसके अलावा एक मीटिंग, यहाँ पे लंच हो जाएगा. उसके बाद दे हैव टू हियर टू द पब्लिक ग्रीवेंसेस. पीपल कैन कम इन टू देयर ऑफिसेज डायरेक्टली. सो यू लिसन टू पब्लिक, यू ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. Then you go for field visits in which you assess the situation on ground. This is a typical day in a life of an IAS officer. ये हो गया work. What you were trying to ask is the other lifestyle which is highlighted on YouTube. The grand entry videos, Yes, ma'am. IAS का बंगला. Yes, ma'am. वो सब बहुत superficial है. That is not what this service or what the daily life or what the career progression, that does not look like it. वर्क यही होता है. आपको फाइल्स और ग्राउंड विजिट्स ये करना है. पॉलिसीज़ आएंगी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उन्हें इम्प्लीमेंट करना है. काफ़ी हद तक एक डेली का चीज़ आपके हाथ में भी नहीं होती है. दीज आर द बेसिक मिनिमम्स दैट यू नीड टू डू. सो दैट इज़ द लाइफ स्टाइल. एनीबडी एल्स? यस. मेन प्रॉब्लम इज हाउ टू स्टार्ट. देखो पहले स्टार्ट करो इस एग्ज़ाम को समझने से. अब उसमें क्या क्या कर सकते हो आप? सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल पे लगा लो. सिलेबस आपको सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए. अब एक रिसोर्स लिस्ट बनानी है कि किस सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन सा रिसोर्सेज पढ़ना है. ये कैसे पता चलेगा? बहुत सारे टॉपर इंटरव्यूज़ हैं यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल. कुछ देख लो और जो कॉमन रिसोर्सेज पता चल रहे हैं उनकी एक लिस्ट बना लो. जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम, एक कॉमन लिस्ट आपको मिल जाएगी. यहाँ पे एक बेस होता है NCERTs का, जनरली हर सब्जेक्ट का. तो आप स्टार्ट करोगे ये सारा ग्राउंड वर्क करने के बाद आप स्टार्ट करोगे NCERTs पढ़ने से और डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालने से. ये 2 चीज़ें हैं जो स्टार्ट करनी. ये सब करने में आपको करीब 2-3 महीने लगेंगे और उसके बाद आप बेसिक बुक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे. अब एक रीडिंग होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके साथ साथ लगाना शुरू कर देना है. यहीं से पता चल जाएगा. मैम वन मोर क्वेश्चन इज, मैम इन ऑप्शनल, मैम जैसे मेरा ब्रांच है मैम सिविल इंजीनियरिंग, मैं आई वांट टू टेक मैम सिविल एज अ ऑप्शनल. मैम मुझे मैम इसमें जाना चाहिए, सिविल कोई मैम लेके जाना चाहिए या फिर कोई अदर सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी या हिंदी लिटरेचर हो गया, इनके साथ जाना चाहिए? अगर आप अपने ग्रेड सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल हो ऑप्शनल में तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा. बिकॉज आपको ऑप्शनल में ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज चाहिए होती है विच यू आर गेटिंग हेयर. सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट, इट्स ग्रेट. थैंक यू. और कोई क्वेश्चन? यस. हाउ टू ओवरकम करप्शन एज एन ऑफिसर. अपना मोटिव प्योर रख के, दैट यू विल नॉट बी पुट अंडर दैट प्रेशर. प्रेशर आएगा जो वो है कि सिस्टम है और सिस्टम में सब कॉग इन द व्हील बन जाते हैं. दैट इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट ट्रू, बट देयर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ गुड एग्जाम्पल्स जहाँ से आप मोटिवेशन ढूंढ सकते हो कि नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. सो आपका इंटेंशन और आपका मोटिव, आपका वाई ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस, दैट विल प्रोवाइड यू दैट काइंड ऑफ करेज टू ओवरकम करप्शन. देखो ये काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा आपकी इमीडिएट फैमिली पे, आपके पेरेंट्स पे. इफ़ दे आर इन कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू इट एंड दे वांट यू टू डू इट, तो वो पूरी की पूरी सोसाइटी का प्रेशर, इट विल नॉट मैटर. व्हाट हैपेंड विद मी वाज आई वाज लकी इनफ टू बी बॉर्न टू माय पेरेंट्स. सो जितना वो प्रेशर आता था वो मेरे कानों तक आया ही नहीं कभी. मेरे सिलेक्शन के बाद मेरे को ये कहानियाँ सुनने को मिली कि इस रिश्तेदार ने ये बोला था, उस रिश्तेदार ने ये बोला था. इन द कोर्स ऑफ माई प्रिपरेशन आई नेवर हर्ड इट. सो आप
आपको करना क्या, आपको आपके पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, दीज आर माय एम्बिशंस एंड आई नीड योर सपोर्ट इन दिस, एंड होपफुली दे विल. Now, in these unfortunate situations where your parents don't support, many girls face this. I get a lot of messages now where girls are being pressured to get married and they are not being allowed to give the attempts. So देखो, एक practical solution है, ask for a couple of years. कि फिर middle ground हो गया, आप करना चाहते हो, वो आपको शादी कराना चाहते हैं, you ask कि 2 साल दे दो. So maybe इतने में आपका या तो selection हो जाए, नहीं होगा तो उनको आपकी dedication दिखेगी, maybe और time हो जाए. सेकेंडली देखो, NIT में बैठे हो आप, हैव दैट काइंड ऑफ करेज. ये सारी प्रॉब्लम्स जो आप ऑफिसर बनने के बाद टैकल करोगे एज अ फीमेल ऑफिसर, जो आपको लीड करना है, अभी से शुरू हो. वी आर नॉट गोइंग टू बेंड ओवर इन सोसाइटी फॉर दीज काइंड ऑफ प्रेशर्स, वी आर गोइंग टू फाइट इट. एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए माई आइडिया इज दैट आई विल फाइट सो दैट माई डॉटर डज नॉट हैव टू. लिव योर लाइफ विद दिस मोटिव. यस. देखो, सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद ये कि ब्लर हो गया या ऐसा लग रहा है पढ़ा ही नहीं कभी, वो शुरू में होना बहुत नेचुरल है. और इसलिए काफ़ी सारे टॉपर्स आपको यही एडवाइस करेंगे दैट रिवीजन इज़ द की. शुरू में ये चीज़ आएगी कि जैसे आपने अभी पॉलिटी पढ़ा, फिर उसे छोड़ दिया, कुछ महीने ज्योग्राफी पढ़ा, तो आप पॉलिटी का सब भूल जाओगे. बट इवेंचुअली 1 साल बाद सारे ही सब्जेक्ट्स आप 2-3 बार 3-4 बार रिवाइज कर चुके होंगे. सो 1 साल बाद के बाद ये ब्लर होना, इट विल बी नेग्लिजिबल. अब रही बात कि इंटरेस्ट कैसे चेंज करना है सब्जेक्ट्स में. सो देखो, 2 सब्जेक्ट्स अगर साथ चलाते हैं तो वो इंटरेस्ट बना रहता है. एक लेट से जो आपको नहीं पसंद और एक सब्जेक्ट जो आपको पसंद है, उन दोनों को अगर आप कुछ कुछ घंटे दोगे दिन में तो इजीली चला जाता है स्टडी रूटीन. सो आइड सजेस्ट 2 सब्जेक्ट एक साथ चलाओ. सब्जेक्ट की एक रीडिंग के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा सकते हो. एग्जाम्पल लेते हैं, अगर पॉलिटी का ही, तो आपने लक्ष्मीकांत की एक रीडिंग कर ली. सेकंड रीडिंग जब आप करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज साथ में रख के करना. अब मेंस के क्वेश्चंस में ये ज़्यादातर फील होता है कि वी डोंट नो, वी डोंट हैव सफिशिएंट नॉलेज. तो इवन इफ़ यू आर नॉट राइटिंग आंसर्स एट दैट मोमेंट, यू स्टिल नो कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टॉपिक से. तो वो एक सबकॉन्शियस प्रोसेस चलता रहता है. आप मतलब माइंड इज ऑटोमेटिकली लर्निंग कि इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन आता है. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में रखना इंपॉर्टेंट है. सॉल्व चाहे भले ही मेंस का शुरू में मत करो. यस, एनी अदर क्वेश्चंस? देखिए, एक टीचर थे मनोचा सर. तो जब वो, ये उसकी बात है, यूपीएससी के टीचर थे वो, एक सब्जेक्ट के ज्योग्राफी के. पहली क्लास में आते हैं और कुछ कोट्स लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे. वन ऑफ द कोट्स वाज, सिलेक्शन आफ्टर सिलेक्शन इज अ बेटर सिलेक्शन. हो गया फिर? I guess we are done. See, all those people who are right now either going through a tough phase academically, personally, in any manner, or are going to come into UPSC and then you will experience a tough phase. Remember this quote. Today is difficult. Tomorrow will be much more difficult. Day after tomorrow will be a blessing. Most people will die tomorrow. Thank you. Thank you so much for having me again. Thank you so much, ma'am. I would like to grab the opportunity to thank all of our distinguished speakers for taking their time out of their schedule and have graced us with their presence today. We were fortunate to have with us our esteemed speakers who are experts in their fields. Their insights and experiences shared with us today have been truly enlightening. These insights will undoubtedly serve as the guiding light to our students who aspire to become civil servants. Also, I would like to extend my heartfelt thanks to our Chief Guest Dean Student Welfare, Professor Dikshit Garg sir, Professor in Charge Student Club Pratibha ma'am, and all the faculty in charges and associate faculty in charges who helped us with their invaluable guidance, which led to the successful conduction of this seminar. I hope we continue to work like this and organize such events in the future. Thank you, everyone.